हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 17 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो दूसरे अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हैं उनके लिए। ना सिर्फ हम लोग इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे बट साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीलिम्स में अगर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है तो किस तरीके से आ सकता है, एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर आपको इस डाटा का इस्तेमाल किसी क्वेश्चन में करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। प्लस मेंस में अगर किसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो जीएस 1 के पेपर में आप इस डाटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जीएस 2 के पेपर में कर सकते हैं, या जीएस 3 के पेपर में कर सकते हैं। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू here we begin, शुरू करते हैं 17 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। चले देखते हैं। चलें तो पहली खबर की तरफ में बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ स्कीम टू ऐड 10,000 ई बसेस टू सिटी बस सर्विस अक्रॉस द कंट्री एंड टू शोर अप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये कि यूनियन कैबिनेट जो है हमारी, उसने एक स्कीम अप्रूव करी है और इस स्कीम के तहत में 10,000 ई बसेस को हमारा जो सिटी बस सर्विसेज हैं अक्रॉस द कंट्री उसमें ऐड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इस तरीके से इंप्रूव किया जाएगा ताकि वो इन ई बसेस को सपोर्ट कर सके। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि ये ई बसेस होती क्या है, तो इसके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि एक नई स्कीम की शुरुआत होगी। यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम को जो है अप्रूव किया है जिसके चलते 10,000 ई बसेस को ऐड किया जाएगा आपके सिटी बस सर्विसेज जो होती हैं। जैसे बड़े शहरों में या फिर जो मिड लेवल के शहर हैं वहां पे अगर एक से दूसरी जगह आपको जाना है तो बसेस वगैरह चलती हैं। अब ये पूरी जो बस सर्विसेज हैं उसमें ये नई 10,000 ई बसेस अक्रॉस द कंट्री जो है एडअप होने वाली है, being done under green mobility initiative and the focus is on cities having no organized bus service। अब ये सारी की सारी चीज की क्यों जा रही है या फिर किस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत की जा रही है, उसका नाम है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, और जो फोकस है उन शहरों पे रहने वाला है जहां पे कोई ऑर्गेनाइज बस सर्विस नहीं है। पहले इस ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव पे बात कर लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी अभी, उसमें लास्ट ईयर ये कमिटमेंट दिया है कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो अचीव कर लेंगे। अब 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे, इसका मतलब यह है कि 2070 तक हम लोग अपने देश में इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे कि जितना कार्बन हमारी एक्टिविटीज के चलते एमिट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है उतना ही कार्बन हम लोग किसी तरीके से कोई तुक्का कोई जुगाड़ कुछ लगाकर वो सारा का सारा कार्बन हम लोग सकअप करेंगे, वो सारा का सारा कार्बन हम लोग एटमॉस्फेयर से वापस निकाल लेंगे। तो जितना हमने कार्बन एटमॉस्फेयर में एडअप किया है, अगर उतना ही कार्बन हम लोग किसी तरीके से एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल वापस खींच लेते हैं तो हमारा जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा कार्बन एमिशन में वो जीरो हो जाएगा, और इस चीज को कहा गया है नेट जीरो। अब हमने यूनाइटेड नेशंस में ये कमिटमेंट दिया है कि 2070 तक हमको ये चीज करनी है। अब इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे एक पर्टिकुलर चीज का अप्रूवल दिया गया है कि भाई अब हम लोग जो है सोलर एनर्जी की तरफ में जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए जितना हो सकता है अब हम लोग सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इनिशिएटिव्स लेकर आए गए हैं, और इसी तरीके के दूसरे कदम भी अलग अलग सेक्टर्स में उठाए जा रहे हैं जिसकी मदद से कार्बन एमिशन को या तो कम से कम किया जा सके, और अगर कहीं पर पॉसिबल हो सके तो कार्बन एमिशन को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह को भी लेकर आया जा रहा है और बाकी सारी चीजें भी की जा रही हैं। अब इसी पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए ये जो नेट जीरो का ऑब्जेक्टिव है इसी को अचीव करने के लिए सरकार ने एक ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव भी शुरू किया है। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत में जितना भी हमारा पब्लिक की जो भी आपका पब्लिक की से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर पब्लिक से रिलेटेड जितना भी हमारे पास में साधन है आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर आया जाए और इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इस तरीके के सिस्टम्स क्रिएट किए जाएं कि या तो एमिशन जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो कम से कम हो सके या फिर कार्बन एमिशन पूरी तरीके से खत्म हो सके। स्पेसिफिकली आज की तारीख में गवर्नमेंट जिन दो तीन बातों के ऊपर फोकस कर रही है, एक तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है। एक तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, 10% और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं
उनको प्रमोट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं या फिर इथेनॉल पे चलने वाले व्हीकल्स जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये सारी चीजें करने के पीछे की वजह क्या? ये करेंगे तो कार्बन एमिशन कम होगा, और ये करेंगे तो कार्बन एमिशन बिल्कुल होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाएंगे तो। ये सारी चीजें की जा रही हैं ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत। अब इसी इनिशिएटिव के तहत में अगर सरकार 10,000 के करीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नई बसेस या ई बसेस के नाम की एक नई बसेस अगर ऐड करती हैं जो कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं करेंगी, तो इससे भी हमारा जो ये नेट जीरो का ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करने में भी मदद मिलेगी और पर्यावरण के ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का जो टारगेट है वो भी अच्छे से जो है पूरा हो सकता है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया की जा रही है इसमें जो मेन फोकस है वो उन शहरों पर है जहां पे अभी कोई ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस का मतलब होता है जैसे आप दिल्ली में या फिर मुंबई में या कलकत्ता या किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो इतने बड़े शहर में एक से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कई सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। मेट्रो भी है, इसके अलावा आपके जो प्राइवेट आपको साधन मिल जाते हैं वो भी हैं, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस वगैरह भी काफी सारी चलती हैं। अब हर एक जो बस है उसका अपना एक नियत रूट बना हुआ है, उस रूट पर वो चलती है, तो लोगों को पता रहता है कि कितनी ये जो बसेस हैं इसकी फ्रीक्वेंसी इस रूट पे कितनी है, कहाँ तक ये बस जाएगी, कितना किराया होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये आपको जनरली बड़े शहरों में या फिर मीडियम लेवल के शहरों में देखने को मिलता है। अब ऐसे छोटे शहर जहां पे इस तरीके के कोई वो डेडिकेटेड बस सर्विसेज वगैरह अभी तक नहीं चल रही हैं, सरकार का कहना यह है कि हम लोग वहां पर भी जो है वहां पे खास तौर पे ये ई बसेस को उतारेंगे, ताकि ऐसे शहर जहां पर अभी तक ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस नहीं आई है या फिर ऐसे शहर जहां जो अभी इस कार्बन एमिशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते बसेस वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलते, बाद में जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़े तो फिर इस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू ना कर दें जिससे कार्बन एमिशन होने लगे। इसलिए पहली फुर्सत में यहां पर आप ई बसेस को डाल दो जिससे कार्बन एमिशन होता ही नहीं है। अब जैसे जैसे फिर ये छोटे शहर बड़े होंगे, यहाँ पे आबादी बढ़ेगी तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा, तब पहले से अगर ई बसेस चल रही हैं तो फिर हम उस ई बसेस के नेटवर्क को ही बढ़ाएंगे, ना कि ये करेंगे कि पहले से चल रही हैं आपकी डीजल या पेट्रोल की बसेस को वहां से हटा के फिर ई बसेस वगैरह को लाने का तामझाम या झमेला आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शहर जहां पे अभी तक ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज नहीं है उन पे प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका ये भी मतलब नहीं है कि ऐसे शहर जहां पे बस सर्विसेज चल रही हैं वहां पर इस तरीके की बसेस नहीं लाई जाएंगी, वहां पर भी डालेंगे, वहां पर भी लेकर आएंगे, मगर प्रायोरिटी जो है इस तरीके के शहर है। अब इस पूरे डिस्कशन में कि भाई 10,000 बसेज आएंगी और ये होगा वो होगा, एक चीज कि ये ई बसेस होती क्या है इस पे बात करना जरूरी है। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई ये ई बसेस किस बला का नाम है, तो ई बसेस क्या है अपन लोग पहले वो देख लेते हैं। ई बस, an e-bus is any bus whose propulsion and accessory systems are powered exclusively by zero emission electricity source। मतलब एक ऐसी बस जिसका जो propulsion और accessory का सिस्टम है उसको पावर करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो वो जीरो एमिशन वाले सोर्सेस से बनाई गई है। थोड़ा सा समझते हैं ई बस का मतलब। इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है ई बस बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रिकल बस है या इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली बस है जिसको चलाने के लिए जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बिजली ऐसे सोर्सेस से बनाई गई है जिसने किसी भी तरीके का कोई कार्बन एमिशन नहीं किया था। इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी ई बस जो है, ई बस या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, जनरली इसमें आप बैटरी लगाते हो और बैटरी आप चार्ज करते हो। चार्ज करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये इलेक्ट्रिसिटी या तो आप कोल पावर्ड प्लांट से भी बना सकते हो या फिर कोई दूसरे सोर्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोल पावर्ड प्लांट से बना लिया, या फिर अगर आप गैस बेस्ड टरबाइंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी बनाई जा सकती हैं, और भी तरीके होते हैं। कुल मिला के थर्मल तरीके से जो है आपने ये बिजली बनाई है। अब ये बिजली बनाई आपने और इस बिजली की मदद से अगर आपने अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी जो है उसको चार्ज किया और फिर अगर आपने उस व्हीकल को चलाया, तो ये सारी की सारी जो जिद्दोजहद की गई थी वो इसलिए की गई थी ताकि आपका एमिशन जो है वो ना हो सके। मगर यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया है, क्योंकि ये बिजली बनाने के लिए आपने जमकर भर भर के कोयला जलाया है और उस कोयले के जलने के चलते पहले ही बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो गया। उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बनी, उससे आपने अपनी गाड़ी चार्ज कर ली और अब आप गाड़ी चला के ये बोल रहे हो कि भाई मेरी गाड़ी तो बिजली पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो कोई कार्बन एमिशन हो ही नहीं रहा। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया, क्योंकि ये बिजली बनाने के लिए जिससे
आपकी गाड़ी चल रही है, ये बिजली बनाने के लिए पहली फुर्सत में जो है बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो चुका है। तो अगर इसकी जगह पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने ईवी को चार्ज करने के लिए, अगर उसको बनाने के लिए हम लोग कोई ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करें, ऐसा कोई तरीका या ऐसी कोई जुगाड़ लगाएं कि वो बिजली बनाने के लिए हमको किसी तरीके का कोई कार्बन एमिशन ना करना पड़े, और उस बिजली की मदद से फिर अगर आप अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर अपनी बस चलाओगे तो फिर उसको हम लोग ई बस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो यहां पे अभी जो कोयला वोयला जला के जो बिजली बनाई जा रही थी जिससे फिर अपना आप ईवी चार्ज करते, ये सारी की सारी व्यवस्था में अगर हम लोग कोई ऐसा तुक्का कोई ऐसी जुगाड़ लगा दें कि यहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो सोर्स है वो जीरो एमिशन का हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग सोलर पावर प्लांट है, हमने एक बड़ा सा सोलर पावर प्लांट लगा दिया। अब यहां पे सोलर पावर प्लांट में हमने बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा दिए, इनके ऊपर खूब सारी धूप पड़ी, इसने उस सारी धूप की मदद से बिजली बना ली। अब ये सारी बिजली बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई कोयला नहीं जलाया गया, किसी भी तरीके का कोई एमिशन नहीं किया गया, तो यहां पर जीरो एमिशन हुआ है, यहां पे किसी भी तरीके का कोई एमिशन नहीं किया गया। ठीक है, यहां पे किसी भी तरीके का कोई एमिशन नहीं किया गया। अब सोलर पावर प्लांट की जो ये बिजली है इसको आपने घरों में सप्लाई कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फिर आपने अपना जो ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसको चार्ज कर लिया, और अब अगर आप इसको चला रहे हो और अगर लेट से ये बस है तो इस बस को हम लोग ई बस कह सकते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ई बस का मतलब क्या है। ई बस का मतलब है एक ऐसा व्हीकल जिसको चलाने के लिए जिस बिजली का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो बिजली ऐसे किसी सोर्स से बनाई गई हो जिसमें किसी भी तरीके का कोई एमिशन ना हुआ हो, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे ई बस। ठीक है, एक ऐसी बस, अब वही डेफिनेशन आप फिर से पढ़ लीजिए। एन ई बस इज एनी बस whose propulsion and necessary systems are powered exclusively by zero emission electricity source। तो जीरो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स क्या, आपको बात समझ में आ गई। अब डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक ई बस एक ऐसी बस है जिसको चलाने के लिए जो प्रोपल्शन सिस्टम आपने लगा रखा है और बाकी उसकी जो दूसरी एसेसरीज आपने लगा रखी है, गाना सुन रहे हो, एसी चला रहे हो, जो भी बाकी चीजें उसमें कर रहे हो, इसके लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे सोर्स से बनाई गई है जिसने उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई एमिशन नहीं किया था। तो इस तरीके का जो व्हीकल है वो कहलाएगा, या इस तरीके की जो बस है वो कहलाएगी एक ई बस। और अगर आप फॉर दैट मैटर बोलना चाहो तो इस तरीके का जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए आप छोटा सा स्मॉल ई और उसके आगे ईवी लिख सकते हो। तो ई ईवी जो है वो आपका इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये बस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कार चलाने लगो तो इसको आप ई कार बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप बाइक चलाने लगे तो इसको ई बाइक बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी बस चला रहे हैं इसलिए इसको हम लोग ई बस बोल रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन चला दो इसी तरीके से तो इसको आप ई ट्रेन बोल सकते हो। तो ये ई बस की डेफिनेशन हो गई। और ये ई बसेस हम लोग कितनी संख्या में जोड़ रहे हैं, लगभग 10,000 की मात्रा में हम लोग इस तरीके की जो बसेस हैं अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल रहे हैं ताकि हमारा बड़ी मात्रा में जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। अब सोच के देखिए, अब ये तो खैर शुरुआत है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा 10,000 से 20,000, 20,000 से अगर 50,000 इस तरीके की बसेस पूरे देश में चलने लगेंगी तो इसका पर्यावरण पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। और इससे एक और चीज हो रही है कि जो ये इस तरीके के सोर्सेज हैं जो बिना किसी एमिशन के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, इसको बहुत ज्यादा जूम मिलेगा और बड़ी मात्रा में सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन शुरू होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्टर है वो उठेगा, इसमें जॉब्स वगैरह भी जो है क्रिएट होंगी। तो कहीं ना कहीं आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी स्कीम आप लेकर आ रहे हो, इस स्कीम का नाम क्या रखा गया है? इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम। इसके तहत में लगभग 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, हो सकता है आगे जब हम लोग इस पे खर्चा एक्चुअल में करें तब इससे 57 से बढ़ के 60,000 करोड़ भी हो सकता है इससे कम खर्चे में भी इनका काम चल जाए, बट अभी इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 57,613 करोड़ रुपए के आसपास इसमें खर्च होंगे। इसमें से लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, एंड बाकी जो पैसा है जो अलग अलग आपके स्टेट्स हैं जिनमें इन बसेस को लाया जाएगा वो फिर वो बचा हुआ पैसा अकॉर्डिंगली कितना आपको बसेस मिल रही हैं किस स्टेट को, उस हिसाब से अलग अलग स्टेट्स आपको पैसा देने वाले हैं। इट विल सपोर्ट बस ऑपरेशंस फॉर 10 इयर्स। स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड इन 2 सेगमेंट्स। अब ये जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम एक बार आपने बना दिया और इसको चालू कर दिया, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम केंद्र सरकार का ये कहना है कि यहां पे जो बस ऑपरेशंस हैं
इसको हम लोग 10 साल तक सपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर ई बसेस के साथ में कोई भी दिक्कत आती है, बाद में कोई और समस्या खड़ी होती है, कोई और प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ जाती है, तो उसको फिर सुलझाने के लिए जो कस्टमर सपोर्ट होता है आपका, एक तरीके से अगर आप एक लैपटॉप या इस तरीके की कोई चीज खरीद कर लाते हो, तो वारंटी पीरियड भी होता है, उसमें कुछ कस्टमर सपोर्ट भी आपको दिया जाता है। और वारंटी पीरियड हो जाए तो उसके बाद में फिर आप कुछ पैसे वगैरह देकर कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो। तो उसी तरीके से केंद्र सरकार का कहना यह है कि 10 साल तक, ये स्कीम लागू होने के बाद के जो 10 साल हैं, उन 10 सालों तक अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो फिर हम लोग उसको डील करेंगे। फिर वो राज्यों का सरदर्द नहीं है। 10 साल तक वो सारी की सारी व्यवस्था हमको, उसको हम लोग देखेंगे। जो भी कस्टमर सपोर्ट देना है वो हम लोग देंगे। अब ये पूरी की पूरी स्कीम दो सेगमेंट्स या दो स्टेजेस में लागू होनी है। पहला जो सेगमेंट है उसमें 10,000 के करीब ई बसेस को खरीदा जाएगा और उसके बाद इनको 169 सिटीज में डिप्लॉय किया जाएगा यूजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पीपीपी का जो मॉडल होता है उसका इस्तेमाल कर ये 10,000 ई बसेस 169 शहरों में उतारी जाएंगी। ये पहला स्टेज या फिर पहला सेगमेंट हो गया। तो पहले सेगमेंट में 169 सिटीज में 10,000 बसेस आपने खरीद कर पीपीपी मॉडल के तहत में उतार दी। उसके बाद इन 181 अदर सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अपग्रेडेड अंडर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। अब 169 शहरों में आपने बसेस उतार दी हैं। इसके अलावा 181 शहर और आपके अलग से चूज किए जाएंगे। उन 181 शहरों में शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाएगा ताकि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत आगे चलकर इन शहरों में भी ई बसेस को चलाया जा सके। तो इस बात को समझिएगा। पहले आप क्या कर रहे हैं, ऐसे शहर जहां पर पहले से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक मौजूद है, जहां पर अभी भी पब्लिक सेक्टर, अभी भी जो है आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस वगैरह चल रही हैं, वहां पर आपने बसेस को उतार दिया। अब वो शहर जहां पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस चलाई जा सके, तो वहां पर ऐसे 181 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपग्रेड किया जाएगा। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे है नहीं वहां पे डेवलप किया जाएगा ताकि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत में यहाँ पे चीजों को ठीक किया जा सके। इसके अलावा ऑल्सो फॉर सिटीज इन सेगमेंट 1 द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अपग्रेडेड और डेवलप टू सपोर्ट न्यू ई बसेस। मतलब अब ये जो पहला सेगमेंट है, ये जो 10,000 बसेस जिन 169 शहरों में उतारी जा रही हैं, इनमें भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी लगती है तो उसको भी फिर अपग्रेड करेंगे। कहीं पर अगर कोई चीज अगर मिसिंग है तो उसको भी डेवलप किया जाएगा। सारी चीजें की जाएंगी ताकि ई बसेस को सपोर्ट किया जा सके और ये बसेस सुचारू रूप से चल सके। ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अच्छे से अच्छा व्हीकल खरीद लो, मगर अगर रोड्स की स्थिति ठीक नहीं है तो वो व्हीकल बहुत जल्दी खराब होगा। वो बहुत जल्दी जो है उसकी ऑपरेशनेबिलिटी जो है उस पर असर पड़ेगा। तो एक बस जो हो सकता है 10 साल चलती, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स ठीक नहीं मिली तो पता चला वो 5 साल या 6 साल में ही खराब हो जाए या इस तरीके की स्थिति में ना रह जाए कि उसको और ज्यादा ऑपरेट किया जा सके। तो उस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया जाएगा कि स्मूथ ऑपरेशंस करवाए जा सकें और लंबे वक्त तक करवाए जा सके। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो शहर है उनको कवर किया जा रहा है। सो विच सिटीज विल बी कवर्ड, दोज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख एंड अबो, यानी कि वो सारे शहर जिनकी जनसंख्या या तो 3 लाख है या 3 लाख से ज्यादा है, वो सारे के सारे शहर इसमें कवर होंगे। इट विल इंक्लूड ऑल कैपिटल सिटीज, यूनियन टेरिटरीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स। मतलब जितने भी आपके राज्य हैं उन सारे राज्यों के कैपिटल सिटीज इसमें इंक्लूडेड है। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सबकी सब इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जितने स्टेट्स हैं वो हो गए और हिल स्टेट्स हो गए, सबके सब जो है इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। स्टेट्स और सिटीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द बस सर्विस एंड मेकिंग पेमेंट्स टू बस ऑपरेटर्स। आप जिस जिस राज्य को या जिस जिस शहर को आपने ये बसेस दे दी, उनकी जिम्मेदारी है कि आपको ये बसेस सुचारू रूप से या टाइम से चलवानी है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि इनको चलाने के लिए जो बस ऑपरेटर्स रखे जाएंगे, जो भी ड्राइवर होंगे, जो भी कंडक्टर होंगे, उनको पेमेंट करने की जिम्मेदारी इन स्टेट्स की होगी या फिर इन सिटीज की होगी जिनको ये बसेस दी गई हैं। Central government will support by providing subsidies that are specified in the scheme. This scheme will generate about 45 to 55,000 direct job. अब केंद्र सरकार ने ये बोला है कि भाई हम लोग एक बार आपको बस खरीद कर दे देंगे। और किन किन लोगों को दी जा रही हैं, सारे स्टेट्स के कैपिटल्स को, इसके अलावा जितने भी शहर हैं जहां 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, या एंड आपकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, हिल स्टेट्स हैं, सबको जो है हम ये बसेस वगैरह एक बार प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इनको चलाने की जिम्मेदारी आपकी है और जो चलाने के लिए ड्राइवर कंडक्टर रखने हैं वो आप रखो और उनको पेमेंट आप करोगे, जो भी किराया वगैरह आता है इससे पेमेंट आप करोगे। अब साथ में अब आपको सपोर्ट के नाम पर हम लोग जो भी सब्सिडीज वगैरह देने वाले हैं, जो भी 20,000 करोड़ रुपए का हमको पैसा देना है बसेस वगैरह खरीदने चुकने के बाद में, उसमें जो भी आपको सपोर्ट वगैरह करना है वो सारा का सारा सपोर्ट हम किस किस चीज में देंगे, कौन
कौन सी सब्सिडीज वगैरह देकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो स्कीम में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम का नहीं है और द हिंदू में भी कवर नहीं किया गया, तो मैंने उसको अलग से इसमें मेंशन नहीं किया। एंड ये बात बहुत साफ है कि एक बार जब ये स्कीम लागू होगी तो उसके बाद से अभी की तारीख में सरकार का अनुमान है कि 45 से लेके 55,000 के करीब डायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू क्रिएट किए जाएंगे। तो इसकी मदद से काफी सारा जो है जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, काफी सारी चीजें हो रही हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी स्कीम है, यहाँ से काफी ज्यादा जो है फायदा होगा और हमारे देश का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूव करने में, हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। अब ये हो गई पूरी की पूरी अपनी न्यूज। इसमें से अब क्वेश्चन अगर आया तो प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एक रेफरेंस के तौर पे कि भाई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, या जो कदम उठाए हैं वो कितने प्रभावी हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। इस तरीके का अगर कहीं पे कुछ आता है मेंस में, तो आप ये प्रधानमंत्री ई बस सेवा का एग्जाम्पल दे सकते हो। इससे दो काज हो रहे हैं, एक तो अच्छा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप दे पा रहे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया व्यवस्था करा पा रहे हो, जिससे लोगों में ये डिस्करेजमेंट आए कि भाई अपना खुद का व्हीकल मत खरीदो। एंड दूसरी चीज, आप साथ ही साथ कार्बन एमिशन भी रोक रहे हो, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन दे रहे हो, प्लस इससे ई व्हीकल्स की जो एकदम से डिमांड बढ़ेगी। अब 10,000 बसेस आपने आज बोल दिया, चुटकी बजाते से कल तो बन नहीं जाएंगी, उनको बनने में टाइम लगेगा। तो इससे जो है बूस्ट मिलेगा पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। ये 10,000 बसेस बनाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे जो है रखा जाएगा और काफी सारी चीजें होंगी। तो इससे होगा ये कि कुल मिला के रोजगार भी बढ़ रहा है, एक पूरा का पूरा सेक्टर सपोर्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़ रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मेंस में इस तरीके से आप इसको कोट कर सकते हो। और ये जीएस 3 के जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें इसका यूज किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सक्सेसफुल एग्जांपल्स में भी आप इसको कोट कर सकते हो कि भाई पीपीपी का जो मॉडल है उसकी मदद से हम लोग ये पूरी की पूरी चीज चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत सक्सेसफुल किस्म का मॉडल है। और इसके अलावा रेलवेज या फिर दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, पोर्ट्स हो गया, शिप्स हो गया, उसमें भी इसको लागू करवाया जा सकता है, या ज्यादा और बड़े लेवल पर लागू करवाया जा सकता है। अब ये तो हो गया मेंस में इसका जो इस्तेमाल हो सकता है। अब प्री में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आए तो बेसिकली इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो ज्यादा चांसेस प्री में आने के ही हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये ई बस क्या होती है, या फिर अगर हम लोग ये बोलते हैं कि ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर ई ईवी क्या होता है, आप वो बताओ। तो इस पे एक सवाल बन सकता है, अपने को ध्यान रखना है वो सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या वो सारे ईवीज जो ऐसे सोर्सेस से बनी हुई बिजली इस्तेमाल करते हैं जिसको बनाने में कोई एमिशन ना हुआ हो, जीरो एमिशन हुआ हो, कोई कार्बन एमिशन ना हुआ हो, वो ई ईवी कहलाते हैं। क्योंकि हम लोग इस तरीके की बस इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया ई बस। तो अपने को पहला तो यही याद रखना है कि ई बस क्या होता है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम जो है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि भाई इसमें इसके डाटा के साथ में छेड़खानी की जा सकती है कि भाई सरकार जो है इसमें 1,57,000 करोड़ रुपए दे रही है या फिर 50,000 करोड़ रुपए दे रही है, कितने दे रही है। तो उस हिसाब से अपने को ये नंबर याद रखना पड़ेगा कि 57,613 करोड़ रुपए दे रही है। अगर स्टेटमेंट जस का तस लिख दिया कि सारा स्टेटमेंट सही लिख दिया, मगर अगर डाटा गलत डाल दिया और अपन उस गलत डाटा वाले स्टेटमेंट को सही लगाकर आ गए, तो फिर अपना अच्छा खासा बना बनाया आंसर खराब हो जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि कितनी कॉस्ट है। बिसाइड दिस, ये कितने सेगमेंट्स में लागू हो रहा है, ये इसका भी अपने को अंदाजा रखना है। एंड लास्टली, किस तरीके के शहर हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस रहने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ कहाँ पे लागू किया जा रहा है, इन सारी बातों का भी अपने को ध्यान रखना है। इसके ऊपर प्रीलिम्स में एक अच्छा एमसीक्यू बनकर तैयार हो सकता है। तो इतनी बातें हैं ई बसेस के बारे में, या फिर इस प्रधानमंत्री ई बस सेवा के बारे में, जिसका अपने को नॉलेज होना चाहिए, जिसकी अपने को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर देखते हैं अब। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं, और ये न्यूज़ स्पेसिफिकली मेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। मेंस आंसर राइटिंग में GS2 GS3 में ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है आपके लिए आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे जैसे इस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। Supreme Court released a new handbook named Combating Gender Stereotypes. It aims to free judiciary and legal community from mechanical application of gender stereotypical language in judgments, orders and court pleadings. तो न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक इशू करी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई हैंडबुक इशू करी है और इस हैंडबुक का नाम है कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स।
यानी कि जेंडर से रिलेटेड जो भी स्टीरियोटाइप्स आप लोगों के दिमाग में बने हुए हैं, या फिर जो पूर्वाग्रह या फिर एक तरीके का परसेप्शन किसी के जेंडर के बेसिस पर अगर आपके दिमाग में है, तो उससे कैसे लड़ा जा सकता है लोगों के, ये जो जेंडर रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं, इससे इसकी इस बायस को कैसे अपने दिमाग पर हावी होने से रोका जा सकता है, इसके रिस्पेक्ट में ये बुक लाई जा रही है या फिर ये हैंडबुक लाई जा रही है। अब इसको लाने की जरूरत ये पड़ गई, या फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स और जो लीगल कम्युनिटी है, यानी कि जो वकील हैं या फिर वकालत के पेशे के साथ में किसी भी तरीके से जुड़े हुए लोग हैं, वो जेंडर स्टीरियोटाइप से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जेंडर स्टीरियोटिपिकल जो वर्ड्स होते हैं, जिसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जेंडर स्टीरियोटिपिकल वर्ड से मेरा क्या मतलब है, उनके मैकेनिकल एप्लीकेशन से बच सकें। मतलब ऐसा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी महिला के लिए अगर किसी महिला के एडल्ट्री का केस अगर चल रहा है, लेट से कि किसी व्यक्ति ने या किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर एडल्ट्री का केस लगा रखा है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप के बेसिस पे जो एक बड़ा मैकेनिकल वर्ड इस्तेमाल होता है इस तरीके के केसेस में, वो है फॉलन वुमेन, या फिर एक और जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है एडल्ट्रेस। अब ये एक महिला की डिग्निटी के खिलाफ है। किसी व्यक्ति ने एक महिला के ऊपर केस लगा दिया, या फिर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर केस लगा दिया कि भाई ये मेरे से लॉयल नहीं है, या फिर ये मेरे साथ एडल्ट्री कर रही हैं। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक आप एक तो उसे गिल्टी मान नहीं सकते। मगर एक ये हकीकत है जिससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, तो महिला के ऊपर अगर इस तरीके का एलिगेशन लगेगा तो एक जनरली कंसेंसस बन जाता है, लोग अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई होगी, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई केस लगा दे। इस तरीके का थॉट प्रोसेस हम लोगों का है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसी के चलते होता क्या है कि इस तरीके के केस जब फाइल किए जाते हैं, पूरी जब प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उस महिला के लिए फॉलन वुमेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, या जिसका हिंदी में अगर हम लोग ट्रांसलेशन करें तो बड़ा गलत बनता है। इसी तरीके से एडल्ट्रेस शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी बड़ा गलत शब्द हो गया। तो इस तरीके के शब्द जो हैं बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाते हैं, और अगर आप बार बार अपने जजमेंट में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर रहे हो उसमें अगर इसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बात बताता है कि भाई आपका जो माइंडसेट है वो बायस्ड है। आपके माइंडसेट जो है पितृसत्तात्मक तरीके से या पेट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बायस्ड है, और जो नतीजे निकल कर आएंगे कहीं ना कहीं उसमें भी ये बायसनेस जो है दिखेगी। तो जजेस ने या फिर हायर जुडिशरी ने इस बात को पकड़ा है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये कमी तो है और इसको दूर करना जरूरी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाइड दीज फ्रेसेस ऑफन हर्ड इन कोर्ट एज जेंडर अनजस्ट टर्म्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के बहुत से जो टर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जेंडर के बेसिस पर एक बायस लेकर चलते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको बकायदा इस हैंडबुक में डाला है और बोला है कि इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से बचना है, और जो अल्टरनेटिवली जो सही शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं इनकी जगह पे सजेशन में, वो भी बताएं, ताकि इस तरीके के जेंडर बायस से रिलेटेड शब्दों से बचा जा सके। पेट्रियार्कल माइंडसेट के चलते जो शब्द हमारे दिमाग में डायरेक्ट आ जाते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिला को लेकर, वो ना आए, और वो कहीं ना कहीं फिर आपके पूरे के पूरे जजमेंट को, आपकी ज़रह को, आपकी आर्ग्यूमेंट को, पूरे मैटर को देखने के आपके परसेप्शन को किसी तरीके से अफेक्ट ना करें। इसलिए ये ये आपका कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप के नाम से जो ये बुक है, इसको लाया गया है। चलें आगे बढ़ते हैं। Announcing in open court, Chief Justice of India said that he hoped that handbook will mark a significant milestone towards a more just and equitable society. तो वही बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपका जो खुला कोर्ट है उसमें ये हैंडबुक के ऊपर या फिर इसको लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि वो ये उम्मीद करते हैं कि इस हैंडबुक के साथ में, वक्त के साथ में, धीरे धीरे हम लोग इस तरीके के जो शब्द हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप रखते हैं उनका इस्तेमाल बंद करेंगे, और इसकी मदद से हम एक ज्यादा जस्ट और एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ में जाएंगे, जहां पे महिला को सिर्फ महिला होने के लिए एक खास तरीके के परसेप्शन के साथ में नहीं देखा जा रहा। एक महिला वकील है और एक पुरुष वकील है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में फिर एक बायस नहीं होना चाहिए कि महिला वकील है तो उसके लिए आपका एक जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है, और एक पुरुष वकील जो है उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस अलग है, या फिर महिला जज है या फिर एक पुरुष जज है तो उन दोनों के प्रति आपका जो नजरिया है वो आप उसके जेंडर के बेसिस पे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास तौर पे एम्फेसिस कर जो है ध्यान, इस तरीके की चीजों से बचना है, और इन सब चीजों को आगे, इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक ज्यादा इक्विटेबल समाज की तरफ बढ़ना है, जहां पे किसी जज का या किसी पर्टिकुलर वकील का या फिर कोई पीड़िता अगर आ रही है तो उसका जेंडर जो है आपके उसको देखने के या पूरे जुडिशियल प्रोसेस में किसी तरीके के बायस जो है वो ना आए, और उस पूरी की पूरी प्रोसेस को किसी तरह से करप्ट या कंटामिनेट ना करें।
He emphasized that predetermined stereotypes in judicial decision making contravenes the duty of judges to decide each case in merits independentली एंड इम्पार्शियली। तो आगे उन्होंने खुद भी इस बात को कहा है कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, अगर ये लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं, तो अब कोई वकील है या फिर कोई वो अपनी ज़िरह में इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, या कोई अगर जज है इस पूरे के पूरे केस को देख रहा है और वो भी इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स के वर्ड्स को सुन रहा है, या फिर उसके दिमाग में भी इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना यह है, ऐसी स्थिति में जो उसका जुडिशियल डिसीजन होना है, किसी भी केस को लेकर जो उसको जुडिशियल डिसीजन देना है, जो उसको न्यायिक निर्णय सुनाना है, ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो जाएगा। जज की ड्यूटी बनती है कि जो केस के मेरिट्स हैं उसके ऊपर वो फैसला दे, जो भी तथ्य रखे जा रहे हैं, जो भी प्रमाण आपके सामने रखे गए हैं, उन सबको ध्यान में लेते हुए फैसला दे, इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली फैसला दे, किसी भी तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके के वो प्रभाव में ना आए, और बिल्कुल एकदम इम्पार्शियली फैसला दे, वो किसी तरीके की अपनी भावनाओं को, अपने थॉट प्रोसेस को जुडिशियल आपका जो जजमेंट देना है उसके बीच में लेकर ना आए। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि अगर कोई जज जो है वो महिला के इस तरीके के केसेस को सुन रहा है और वो जुडिशियली बायस है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें उससे उम्मीद की जाती है कि वो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, मेरिट्स के बेसिस पे फैसला देगा, पूरा एकदम स्वतंत्र होकर इंडिपेंडेंटली फैसला देगा और बिल्कुल इंपार्शियल होकर फैसला देगा, ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने उसको बोला है कि आपको इंपैक्ट करना है, मगर क्योंकि महिला से रिलेटेड केस है और जेंडर रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स या बायस आपके दिमाग में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट डाल सकता है। उससे बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो एक बेगुनाह को या तो सजा हो जाएगी, या फिर एक गुनहगार जो है वो छूट जाएगा, या फिर जिसको जितनी सजा नहीं मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी, या जिसको जितनी मिलनी चाहिए उससे कम सजा जो है उसको दी जाएगी। ये सारी चीजें हो सकती हैं। कोई महिला या पुरुष होना मैटर नहीं करता, वो अपराधी है और उसका फैसला आपको सुना, या वो अपराधी है या नहीं ये डिसाइड करना, और अगर अपराधी है तो फिर कितनी सजा दी जानी चाहिए, बिल्कुल एकदम फेयर तरीके से अनबायस होके एकदम एकदम इम्पार्शियल होके आपको ये डिसीजन देना है। मगर अगर आपके मन में पहले से पूर्वाग्रह है तो वो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, उसको रोकना जरूरी है, और उसके लिए फिर इस तरीके ये जो आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप की किताब है वो ज्यादा काम आएगी। The handbook deals with so-called inherent characteristics of women or stereotypes attached to them. For example, women are overly emotional and thus cannot make decisions. तो हैंडबुक में ना सिर्फ आपने उस तरीके के महिलाओं से रिलेटेड शब्दों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल अब आगे से नहीं करना है अपने जजमेंट्स में या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, साथ ही साथ आपने उस तरीके के बायसेस का भी जिक्र किया है जो महिलाओं के साथ सिर्फ इसलिए जोड़ दिए जाते हैं क्योंकि वो महिला है। तो इस तरीके के जितने भी आपके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन कि यार आप में तो ये चीज होगी होगी क्योंकि आप महिला हो, जैसे एक महिला है तो जनरली उससे उम्मीद की जाती है कि भाई वो इमोशनल होगी क्योंकि वो महिला है। अब ये एक बहुत आप कह सकते हैं एक तरीके का पूर्वाग्रह है। एक महिला एक इंसान भी तो है, इंसान कई तरीके के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कोई इमोशनल नहीं होते, कोई वक्त पर इमोशनल होते हैं, कोई वक्त पर इमोशनल नहीं होते, कुछ और ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इमोशनल नहीं होते, एकदम बेरहम या पत्थर दिल हो जाते हैं। वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसकी परवरिश कैसी हुई है, कौन किस तरीके के सर्कमस्टांसेस में बड़ा हुआ है। तो हैंडबुक का कहना यह है कि इस तरीके की अब आपके जो स्टीरियोटाइप है कि ये तो चीजें आप में होंगी होंगी क्योंकि आप महिला हो, या महिला होने के चलते आप में ये चीजें होनी चाहिए। इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको भी डील किया गया है कि जैसे आप जो है महिला हैं तो महिलाएं तो बहुत इमोशनल होती हैं, और इमोशनल लोग तो जो है वो डिसीजंस वगैरह ढंग से ले नहीं पाते, तो आप भी जो है अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाती होंगी। ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक जेंडर बायस है। आपने बिना किसी को जाने, बिना किसी को देखे उसको इमोशनल आपने अज्यूम कर लिया, और ये अज्यूम कर लिया कि भाई वो ढंग से फैसले नहीं ले सकता या वो फैसले नहीं ले सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला है। ये एक बायस है। इस तरीके के बायस, इस तरीके की जो आपकी चीजें हैं, ये किसी भी तरीके से आपका इंपैक्ट ना करें। इस आपके पूरे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को इस बात का ध्यान रखते हुए ये हैंडबुक लाई गई है। दिस इज अ स्टीरियोटाइप एज डिसीजन मेकिंग हैज नथिंग टू डू विद जेंडर, दिस बुक पॉइंट्स इट आउट। तो वही बात है कि अब ये एक स्टीरियोटाइप है, इसका कोई लेना देना नहीं है जेंडर के साथ में, और इस बुक ने इसी बात को निकाला है, इसी बात को पॉइंट आउट किया है कि एक पुरुष भी जो है अति भावुक हो सकता है, और वो भी भावुकता में गलत फैसले ले सकता है। महिला होने के नाते आप बाय डिफॉल्ट अति भावुक हो जाएंगी ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर आप फैसले अच्छे नहीं ले सकती क्योंकि आप इमोशनल हैं, क्योंकि आप इमोशनल हैं और इमोशनल होंगी होंगी क्योंकि आप महिला हैं। ये एक नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट है, और किताब ने इस बात को बकायदा बताया है कि भैया इस तरीके के थॉट प्रोसेस को लेकर नहीं चलना है। अगर आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देने वाले हो, आपको अपने बायसेस एक तरफ हटाने हैं, और अगर आपके मन में बायसेस हैं तो फिर आप केस से हट जाइए भले ही, मगर फिर आप इस तरीके की आप इस बायस के साथ में फिर आप जजमेंट नहीं दीजिए। ये कुछ बातें जो है इसमें पॉइंट आउट की गई हैं।
It also refers to assumptions made about a woman's character based on her expressive choices like clothing, her sexual history, etc. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार एक महिला का केस आता है, अब वो किस तरीके के कपड़े पहनती है, किस तरीके के माहौल में रहती है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है, क्या उसकी की सेक्सुअल चॉइसेस हैं, क्या उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, जब इन सारी बातों का जिक्र होता है कोर्ट में, तो जैसे ही किसी महिला के बारे में कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं जो जनरली हमारे दिमाग में जो माइंडसेट है कि एक लेडी ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई जैसे कोई लेडी आपको दिखती है, तो अब ये एक हकीकत है जो मानना पड़ेगी, जिससे भागा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं एक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो उसको अज्यूम कर लेता है कि ये महिला ठीक नहीं है, या फिर ये महिला खराब है, या महिला ऐसी है, महिला वैसी है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस बना हुआ है लेडीज को लेके कि भाई एक लेडी का मतलब तो ऐसा होता है कि वैसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। केस में आ गया कि ये महिला के जो है कपड़े वगैरह जो है जिस तरह से पहनती है, सामान्य तौर पर आपके जो उस तरीके से इंडिया में ड्रेसिंग नहीं की जाती, तो आपके दिमाग में एक बायस आ गया कि यार इस तरह से ड्रेसिंग नहीं करती तो इनके साथ में कुछ दिक्कत है। अब ये एक सीधा सीधा बायस आ गया आपके दिमाग में, और जज के तौर पर अगर ऐसा बायस आ गया और ये बायस आपके साथ में लगातार इस केस में आगे चला, तो वो महिला के ऊपर जो आपको जजमेंट देना है उसके केस में, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखे बिना कि वो महिला या पुरुष, एकदम आपको अनफेयर होके जो आपको एकदम फेयर होके जो जजमेंट देना है, अनबायस्ड होके जो जजमेंट देना है, वो इंपैक्ट होगा। इसी तरीके से उस महिला की जो सेक्सुअल चॉइसेस हैं, उसकी जो सेक्सुअल हिस्ट्री है, वो अगर उस जिक्र में आती है कोर्ट में, या फिर उसका जो जिक्र होता है, और अगर ऐसा जज उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री आपके उसके केस को देखने के नजरिए पे अगर इंपैक्ट डाल रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ वाली बात है, अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है फिर आप। और अगर ये बायस उसके जजमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सच assumptions may impact judicial assessment of her action and statements in a case involving sexual violence। खास तौर पे अगर सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड कोई केस आता है और उसमें अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं, और वहां पे फिर उसके चॉइसेस ऑफ क्लोथ, उसके चॉइसेस ऑफ सेक्सुअल हिस्ट्री, ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं आपके देखने के तरीके या नजरिए को अगर इंपैक्ट कर रही हैं, तो फिर आप सही निर्णय दे नहीं पाएंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं, इट डिमिनिशेस द इंपॉर्टेंस इट डिमिनिशेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट इन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। अब एक लेडी है जिसकी चॉइसेस, कपड़े पहनने की चॉइसेस थोड़ी अलग हैं, या फिर थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स हैं, जिसकी अपनी एक सेक्सुअल हिस्ट्री रही है जो थोड़ा सा खुले विचारों की है, थोड़ा सा वेस्टर्नाइज किस्म की महिला है। अब ये तीन चार बातें उसके बारे में है जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है, और उसके साथ में किसी तरीके का कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में अगर कोई वायलेंस वगैरह होता है, कंसेंट का कोई इशू आता है, जैसे पिंक मूवी में था कि भाई वो लेडी की अपनी एक लाइफस्टाइल थी, मगर उसको किसी ने फिजिकली या सेक्सुअली हार्म करने की कोशिश करी जब उसकी कंसेंट नहीं थी। अब वो पूरा का पूरा केस गया। अब उस मूवी में आप देखोगे तो बार बार उनके कैरेक्टर को जो है को क्वेश्चन करते हुए जो है अपोजिशन के वकील को दिखाया गया था। तो वही चीज यहां पर है। अब अगर ये तीन चार बातें हैं, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी लाइफस्टाइल, उसके थॉट प्रोसेस और उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री, ये चार पांच चीजें खुलकर आई हैं उस पर्टिकुलर केस में जिसमें उस महिला के ऊपर कंसेंट से रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस का कुछ मुकदमा आया। अब ये चार बातों के चलते अगर आपका देखने का नजरिया बदल गया उस लेडी को, तो फिर इस केस में आप सही फैसला नहीं दे पाओगे, और इससे कहीं ना कहीं उसको न्याय जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा नहीं, और इससे जो है पूरा का पूरा जो आपका जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। तो ये चार पांच बातें आपके थॉट प्रोसेस को उसके केस में किसी भी तरीके से इंपैक्ट ना करें, इसको एम्फेसिस करने के लिए ये सारी की सारी बातें जो हैं की गई हैं, ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर किताब में डिस्कस हुई हैं। Reliance on stereotype about women is liable to distract law's application to women in harmful ways. Stereotypical language also reinforces ideas contrary to our constitutional ethos. आगे जज साहब ने इस पे ये भी कहा कि अगर आप रिलाय करोगे स्टीरियोटाइप्स वगैरह पे कि भाई महिलाएं ऐसी हैं, महिला ऐसी है, महिला वैसी हैं, तो इससे आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक जो एप्लीकेशन है लॉ का वो बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होगा, एंड जजेस जो फैसले वगैरह हैं वो सही नहीं आएंगे, और जुडिशरी जो है इससे उसकी कहीं ना कहीं इस तरह से कह सकते हैं एफिशिएंसी कह लीजिए, उसकी जो एक इज्जत कह लीजिए, उसकी जो निष्ठा कह लीजिए, हर चीज के ऊपर एक चोट होगी। स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज आल्सो रीइंफोर्स आइडियाज कॉन्ट्ररी टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस। आगे वो ये भी कहते हैं कि इस तरीके की स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके के आइडियाज या कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके की बातें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्स हैं उसके भी खिलाफ जाता है। अब ये जो अंडरलाइन करके बातें की गई हैं वो जज साहब ने इसको आपने आर्ग्यूमेंट में कहा था, हिंदू में इसको कोट किया गया था, तो मैंने जज का तज वहां से उठाया है, क्योंकि ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में जज का तज अगर लिखेंगे तो इसका इंपैक्ट बड़ा अच्छा पड़ेगा। लैंग्वेज इज क्रिटिकल टू द लाइफ ऑफ लॉ।
यानी कि जो भाषा है वो किसी भी लॉ के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वर्ड्स आर व्हीकल्स थ्रू विच वैल्यूज ऑफ लॉ आर कम्युनिकेटेड, क्योंकि बेसिकली शब्द वो माध्यम है जिसकी मदद से वो जो भी कानून बनाया गया है उस कानून की क्या वैल्यूज है उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है। वर्ड ट्रांसमिट्स द अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स और जज टू द नेशन। अब ये जो शब्द हैं इन्हीं की मदद से आपका जो ये कानून बनाया गया था तो किस इंटेंशन या किसी इच्छा के साथ में या किस थॉट प्रोसेस के साथ में बनाया गया था, या जज जब इस कानून के बेसिस पर कोई अगर आपका प्रोनाउंसमेंट दे रहा है, कोई अगर फैसला सुना रहा है तो क्या इंटेंशंस के साथ में या क्या थॉट प्रोसेस के साथ में सुना रहा है वो भी लोगों को शब्दों की मदद से ही समझ में आता है। हाउएवर द लैंग्वेज अ जज यूजर्स रिफ्लेक्ट नॉट ओनली देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बट द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी एज वेल। अब इन सारी बातों के अलावा जो अच्छी अच्छी बातें की गई हैं कि भाई कानून की जो भी बात है, कानून में जो भी बातें लिखी गई हैं वो आपको लैंग्वेज की मदद से ही समझ में आती हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है। मगर आगे सीजीआई ये कहते हैं कि जो शब्द जज के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं किसी जजमेंट में, किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हुए कोई फैसला देने में, वो भाषा सिर्फ उसका अपना थॉट प्रोसेस ही नहीं दिखाती, वो साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि वो कानून का इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा है, और ये भी बताती है कि समाज जो है उसका परसेप्शन जो है इस पर्टिकुलर विषय को लेकर कैसा है जिसके ऊपर जजमेंट दिया गया है या जिसके ऊपर इंटरप्रिटेशन किया गया। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। किसी महिला को एडल्ट्रेस कह देना क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है एडल्ट्री का, ये ठीक चीज नहीं है। इसी तरीके से फॉलन वुमेन कह देना ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। या फिर इस तरीके के और भी जो दूसरे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ईव टीजिंग वर्ड का इस्तेमाल करना, किसी महिला को अगर सताया जा रहा है तो उसके लिए ईव टीजिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ा गलत शब्द है। उसको हरास किया जा रहा है ये कहा जाता तो ज्यादा बेटर था। आपने ईव टीजिंग करके जो है एक हरासमेंट की एक अलग कैटेगरी बना दी और फिर लोगों ने अपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि भैया कोई तुम्हारे साथ ईव टीजिंग क्यों कर रहा था। अरे हो सकता है कि आपने ही जो है मतलब उनको प्रमोट किया हो बिना या फिर आपने ही जो है इस तरीके से बिहेव किया हो कि सामने वाले ने गलत समझ लिया और ईव टीजिंग करने लगा हो। अब ये आपका परसेप्शन है, ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्यों आ गया ईव टीजिंग की बात सुनते ही। हरासमेंट अगर वर्ड इस्तेमाल किया जाता तब आप शायद इस तरीके की बात ना करते, मगर जैसे ईव टीजिंग वर्ड आया वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस बदल गया और आपने एक महिला के ऊपर ही जो है एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए या उसके एलिगेशन पर ही जो है प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिए। ये चीज ठीक नहीं है। ये सारी चीज, अब ये सारी की सारी चीज अगर एक जज करेगा तो फैसला सही नहीं आएगा और उस महिला का इंसाफ नहीं हो पाएगा, सही तरीके से कानून का एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब वो जज फैसला नहीं सुना रहा होगा, तब एक वो पुरुष प्रधान सोसाइटी से इन्फ्लुएंस जो थॉट प्रोसेस है उससे, या जो पुरुष प्रधान या पेट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट रखने वाला जो जज है, जो जज से ज्यादा एक पुरुष हो गया है जजमेंट देते वक्त में, वो ये फैसला सुनाएगा और ये फैसला सही नहीं आएगा। ये सारी कुछ बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और जिन सब बातों से हमको बचना है। कानून का इंटरप्रिटेशन करते वक्त ये जेंडर बैस आपको एक तरफ रखने ही होंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सारी की सारी बातें कही गई हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जस का तस जो है मैंने ये अंडरलाइन करा था क्योंकि ये सीजीआई ने जो है ये बातें कही थी, तो ये जितना अंडरलाइन है, लैंग्वेज इज क्रिटिकल टू द लाइफ ऑफ द लॉ, वर्ड्स आर व्हीकल थ्रू विच वैल्यूज ऑफ लॉ आर कम्युनिकेटेड, वर्ड्स ट्रांसमिट द अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स ऑफ और द जज ऑफ द नेशन। However, the language a judge uses reflect not only their interpretation of law but the perception of society as well। ये जज का तस आप कोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस में। अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जेंडर जस्टिस खास तौर पे अगर जेंडर जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें इसको कोट किया जा सकता है। इक्वालिटी, महिला पुरुष की इक्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें इसको कोट किया जा सकता है। कानून या जुडिशरी और उससे लेडी वगैरह से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं कोटेशन है, क्योंकि सीजीआई के द्वारा कहा गया है, तो इसको आप चाहें तो नोट करके रखें और मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड न्यूज हो गई। इसमें हमने जितनी भी बातचीत करी है ये सारा का सारा जेंडर स्टीरियोटाइप से रिलेटेड ये सारी बातचीत मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से या मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मटेरियल बनकर तैयार होता है, इसका इस्तेमाल आप उसके लिए कर सकते हैं। चलें, तो ये जो न्यूज है यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, न्यूज नंबर 3। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ 5-year extension and expansion of Digital India program, including expansion of Computer Emergency Response Team India, that is CERT-IN.
मतलब ये कि यूनियन कैबिनेट ने जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा था उसको 5 साल तक के लिए और एक्सटेंड किया है, इस साल या फिर इसके अगले साल तक जो खत्म होना था, तो उन्होंने ये बोला है कि इसको 5 साल और एक्सटेंड करो, 5 साल इसको और चलाओ। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जब शुरू किया गया था तब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव या जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि आपको इंडिया के गांव शहर तक जो है डिजिटलाइजेशन लेकर जाना है, बड़े लेवल पर जो है आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज और बाकी सारी चीजों का डिजिटलाइजेशन करना है, और काफी बड़े लेवल पर इसका ऑब्जेक्टिव अचीव भी हुआ। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले जितने लेवल पर इंडिया में डिजिटलाइजेशन हुआ था या डिजिटल पेनिट्रेशन जिस लेवल पर था, आज की अपेक्षा आज हम लोग अगर उस वक्त से कंपेयर करें तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत सारी चीजें जो है हुई हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हम कह सकते हैं काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, बट साथ ही साथ काफी सारे ऐसे इश्यूज भी आए हैं जिसके ऊपर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसलिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की जो है अप्रूवल दिया गया है। अब इसमें एक चीज और आई है कि भाई आप जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसको हम लोग कई बार सर्ट इन भी बोलते हैं, इसका भी एक्सपेंशन किया जाएगा। अब ये एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम है इसमें कुल मिलाकर 14,903 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। सवाल उठता है कि आप आखिर ये एक्सपेंशन करवा क्यों रहे हो, या फिर इस एक्सपेंशन को करवाने की जरूरत क्या पड़ गई। उसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग बातचीत इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए हुआ क्या था, कुछ वक्त पहले जो एम्स दिल्ली है उसकी वेबसाइट पर हमला किया गया और उसको उठा के कर दिया लोगों ने ब्लॉक। जो भी हैकर थे उन्होंने उसको उठा के ब्लॉक कर दिया और उसमें जो भी डाटा था वो सारा का सारा डाटा चुरा लिया। अब वो डाटा वापस करने के लिए और आपको एक्सेस वापस देने के लिए हैकर्स ने अच्छी खासी मोटी तगड़ी रकम मांगी थी। अब दिक्कत ये थी कि जो ये डाटा, जो पेशेंट्स का पूरा एम्स दिल्ली का डाटा इन लोगों ने चुरा लिया या फिर हैकर्स ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसमें काफी सारे हाई प्रोफाइल जो आपके नेता हैं और बाकी लोग हैं उनकी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स या हिस्ट्रीज थी, और आम जनता की जो रिकॉर्ड्स या डाटा थे वो तो खैर थे ही। अब काफी जिद्दोजहद हुई, अल्टीमेटली फिर जैसे तैसे हमारी जो आपकी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सर्ट इन, जिसका यहाँ पे जिक्र आया है, उन्होंने जैसे तैसे मसले को सॉल्व किया। मगर यहां से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो रह गया कि एम्स दिल्ली जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट हैक होती है और हम कुछ नहीं कर पाते, और उसके बाद में 2 दिन, पता नहीं 2 दिन 3 दिन या फिर एक आध हफ्ते तक जो है पूरा का पूरा मसला लंबे वक्त तक चला था। अब यहां से फिर एक सवाल उठा कि अगर एम्स दिल्ली की वेबसाइट हैक हो सकती है जो इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो जो छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे लेवल पर हम लोगों ने जो डिजिटलाइजेशन कराया है, कल को खुदा ना खास्ता अगर ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हॉस्पिटल भी हैं, जिसमें स्कूल भी हैं, जिसमें कॉलेजेस भी हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, और भी दूसरे तरीके के आपके जो प्राइवेट ऑफिसेज आते हैं, ये सारे के सारे हैं, अगर कल को इनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है और इनको भी इसी तरीके से रैंसम के लिए मजबूर किया जाता है कि भैया तुम इतने पैसे दोगे तभी तुम्हें हम लोग एक्सेस वापस करेंगे, नहीं तो ये तुम्हारा सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खत्म कर देंगे, इस तरीके का अगर ब्लैकमेल होता है तब हम लोग क्या करेंगे। ये एक बहुत हमारी कलाई खुल गई यहाँ पे, एक हमारे एक कमजोर नस जो है यहाँ पर निकल कर आई कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल एक्सपेंशन के साथ में एक ये डिजिटल सिक्योरिटी एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसमें हमने अच्छे से काम नहीं किया, और एम्स दिल्ली की जो वेबसाइट हैक हुई है वो उसने कहीं ना कहीं हमारे मुंह पर यह बात लाकर रख दी है। तो इस बात को समझते हुए डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है इसका एक्सपेंशन और ज्यादा किया जा रहा है, और उसमें कंप्यूटर, ताकि हम लोग ये जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं इस पे काम कर सकें, और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो एक तरीके से हमें समझ में आया जब ये पूरा का पूरा इशू क्रिएट हुआ था एम्स का कि बहुत नाकाफी है, हमारे पास अभी उतने ज्यादा लोग नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है इसमें कि अगर इस तरीके के साइबर अटैक्स होते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये लोग चीजों को हैंडल कर सकें, इसलिए इनकी भी टीम को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, और ये सारा काम करने में लगभग 14,903 करोड़, एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर 15,000 करोड़ के आसपास जो है खर्चा किया जा रहा है। अब एक्सपेंशन के जो रीजन हैं, नीड फॉर बिल्डिंग साइबर सिक्योरिटी टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, वही बात की जो छोटे छोटे आपके बिजनेसेस हैं और स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, कल को उन पे अटैक ना हो जाए उससे बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं वो बनाना जरूरी है, जिनका ये लोग इस्तेमाल कर कर अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना डिजिटल स्पेस ये लोग सिक्योर कर सकें, वो बनाना है। उसके लिए एक तो इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, दूसरा ये कि ये जो भी टूल्स वगैरह आप बनाओगे एक तो ये इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, एंड सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान के लिए वो ये है कि ये सस्ते होने चाहिए, ये कॉस्ट अफोर्डेबल होना बहुत जरूरी है। कल को आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि जिससे बिल्कुल आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है, बढ़िया तरीके से रहेगा, उसमें किसी
किसी तरीके की सेंधमारी नहीं हो सकती। बट पता चला कि वो पूरा का पूरा जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम है वो 50 लाख रुपए का आ रहा है, तो आपको 5 ग्राहक नहीं मिलेंगे गिनती के हिंदुस्तान में जो छोटे बिजनेसेस की बात की जाती है। 50 लाख रुपए का सिक्योरिटी सिस्टम कोई लगाने से बेटर है वो बोलेगा कि यार बंद करो ये डिजिटल विजिटल सारा, मैं तो अपना जैसे मैं पहले करता था पेन पेपर से उसकी मदद से ही काम चला लूंगा, मुझे नहीं करना इतना खर्चा। तो सबसे जरूरी बात जो है, आप ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी टूल्स वगैरह बनाओगे उनको सस्ता बनाना बहुत जरूरी है, अफोर्डेबल बनाना जरूरी है। जैसे कि हम यूपीआई की बात कर लें, यूपीआई का जो ये पूरा सिस्टम है ये इसलिए भी कामयाब है या फिर आज की तारीख में बढ़िया लेवल पर काम कर रहा है क्योंकि आप आसानी से इसको चला सकते हो, इजीली एक्सेसिबल है। एक अनपढ़ आदमी को भी अगर एक बार आप सिखा दोगे कि ऐसे ऐसे ये काम करता है तो उसको भी दिक्कत नहीं आती। अब इसी की जगह सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि यार एक बार में पढ़े लिखा आदमी भी जो है उसका दिमाग घूम जाए तो फिर ये सिस्टम उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता। उसकी सिंप्लिसिटी वहां पर काम कर गई। इसी तरीके से यहां पर भी जो सिस्टम बनाए जाएंगे जिससे आप सिक्योरिटी वगैरह अपनी इंश्योर कर सको, सिंपल रखना जरूरी है, इजीली एक्सेसिबल रखना जरूरी है और सस्ता रखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हो सके कि आप ये आपके जो भी साइबर सिक्योरिटी के टूल हैं वो सस्ते दामों में बनाकर आप तैयार कर सको। उसके लिए 5 साल का इनको टाइम दिया जा रहा है, एक्सटेंशन दिया जा रहा है और सर्ट की टीम को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाया जाए। कल को एम्स दिल्ली जैसा कोई और मैटर खड़ा होता है तो ये लोग जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें और चीजों को जल्दी जो है निकाल सकें। जैसे हॉस्टेज क्राइसिस हो जाता है कि आतंकवादियों ने हॉस्टेजेस को इकट्ठा को जो है कहीं पर कर लिया है और कहीं पर रोक लिया है उनको और उसके बाद वो किसी तरीके की डिमांड कर रहे हैं, वैसा ही जो ये डिजिटल हॉस्टेज हमको बनाया गया था कि पूरी वेबसाइट हैक कर मारी और पैसे मांग रहे थे एक्सेस देने के बदले में, इस तरीके की स्थितियां फिर से क्रिएट ना हो सके। अगर ऐसा कुछ मसला होता है तो फिर ये लोग ज्यादा प्रॉपर रिस्पॉन्स देकर उससे हमको निकाल सके, हम इस तरीके के डिजिटल ब्लैकमेल का शिकार ना हो। ये सारी चीजें करने के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है 5 साल के लिए एक्सपैंड हो रहा है। 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये सारी चीजें इसमें करवाई जा रही हैं। Under the program, 6.25 lakh IT professionals will receive upskilling and reskilling training. मतलब जो पहले से आईटी की फील्ड में काम कर रहे हैं इस तरीके के लगभग 6.25 लाख 6,25,000 आईटी प्रोफेशनल्स को और ज्यादा जो स्किल्स हैं वो दिए जाएंगे। मतलब जो पहले से आईटी की फील्ड में काम कर रहे हैं उनको अपस्किल किया जाएगा, उनकी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा और कई सारों की रीस्किलिंग होगी। मतलब कई सारों को जो है फिर से ट्रेन किया जाएगा जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसके हिसाब से। जिनको पुरानी ट्रेनिंग मिली हुई है या फिर जिनको पुरानी चीजों के बारे में नॉलेज है जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं या फिर अब लगभग लगभग आउटडेटेड हो चुकी हैं, जिनके बारे में है कि भाई इनको आगे जाकर जो आउटडेट होना है, उस तरीके के लोग अब जो उसके अलावा और कोई चीज जानते ही नहीं, उनकी रीस्किलिंग कर कर उनको फिर से प्रिपेयर किया जाए क्योंकि आईटी की फील्ड में है, इनको सिखाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा कंपेयर टू एक आदमी को एकदम फ्रेश तरीके से सिखाया जाए उसकी अपेक्षा। तो इस तरीके की अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की ट्रेनिंग जो है लगभग 6.25 लाख या 6.2 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की जाएगी। साथ ही साथ 2.65 लाख एम्प्लॉइज विल रिसीव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग। अब आईटी की फील्ड में ही काम करने वाले और दूसरे भी जो एम्प्लॉइज हैं जो इस तरीके के सेक्टर्स में लगे हुए हैं, लगभग ऐसे 2,65,000 एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इंश्योर कर सकें कि ये जो भी आपका साइबर स्पेस वगैरह है उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, कैसे इंश्योर करना है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बनी हुई है, किसी तरीके का कोई ब्रीच ना हो जाए और अगर हो जाए तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना, आपके क्या प्रोटोकॉल्स लेने हैं। फर्स्ट एड में जैसे हम लोग बैंडेज वगैरह बांधते हैं चोट लगने पे, उस तरीके से इस तरीके की चीज हो जाने में फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हो कि और ज्यादा कि आप और ज्यादा जो नुकसान है उसको प्रिवेंट कर सको, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग भी जो है दी जाएगी। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर न्यू एज गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विच ऑफर्स एक्सेस टू अबाउट 1700 सर्विसेज विल हैव मोर देन 540 सर्विसेज एडेड टू इट। अब आज की तारीख में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत में सरकार एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन चलाती है जिसका नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये जो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें लगभग 1700 के करीब सर्विसेज आपको ऑफर की जाती हैं। आप अपने मोबाइल से यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए, जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी वो 1700 में से अगर उसकी सर्विसेज अगर इन 1700 में से एक है तो फिर आप जाके मोबाइल से ही जो भी उसको लेने के लिए आपको जो भी करना है करिए और वो सर्विस फिर आपको मिल जाएगी। इसमें लगभग 540 के करीब सर्विसेज को और जोड़ा जा रहा है। कुल मिला के वही है, डिजिटाइजेशन को और थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अब घर घर तक आपको डिजिटाइजेशन लेकर जाना था वो आपने कर दिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो कर दिया। अब उसके थ्रू जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनको और ज्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है, आपको और ज्यादा जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपकी जिंदगी को और आसान बनाने के लिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं ताकि रेड टेपिज्म जो है और बाकी सारे जो करप्शन है और बाकी सारी चीजों को अवॉइड किया जा सके। तो ये सारा का सारा काम भी जो है इसके अंदर होगा। बिसाइड दिस डिजी लॉकर, the online repository of government for official documents will be expanded to MSME। अब डिजी लॉकर के नाम से जो ये सरकार की एक
सुविधा है कि भाई आपको एक ऑनलाइन लॉकर मिल जाता है, उसमें आप अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सेव कर दो और उसी से फिर जो है आप अपना काम चला सकते हो। कहीं पर अगर दिखाना है तो वो डिजी लॉकर की मदद से आप उनको दिखा सकते हो। किसी गवर्नमेंट फॉर्म को अगर भरना है तो अलग से आपको उनकी जो डिजिटल फॉर्मेट में उनको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिजी लॉकर खोलो, वहीं से जो भी डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है उसको लो और अपलोड कर दो। इस तरीके से ये जो डिजी लॉकर की व्यवस्था है जिसमें आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का को डिजिटल फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो, और फिर जहां पे भी आपको फॉर्म भरने में या किसी भी गवर्नमेंट की किसी सर्विस या किसी चीज के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने में किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, उससे डायरेक्ट एक्सेस कर कर ऑनलाइन आप उसे भर सकते हो, वहीं के वहीं आप फिल कर सकते हो। ये सर्विस अब एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी जो है दी जाएंगी, यानी कि एमएसएमई की जो आपकी इंटरप्राइजेस हैं वो भी अब डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना सकती हैं, अपने जितने भी डिजिटल जो भी इनकी जानकारी उनको यहाँ पर सेव करके रख सकती हैं, जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको यहाँ पे रख सकती हैं। इससे फायदा ये होगा कि बिजनेस लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई करते वक्त उनका वेरिफिकेशन जल्दी हो सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, तो लोन पास करने की जो प्रक्रिया है, इसके अलावा अगर किसी फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो फैसिलिटी मिलने की जो प्रक्रिया है, जो अप्रूवल है, वो जल्दी हो सकता है। पहले जो काम 10 दिन में हो रहा था अगर वो 2 दिन में हो जाएगा तो एमएसएमई जल्दी काम करेगी, ज्यादा काम करेगी, आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक सकारात्मक या फिर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एमएसएमईज को भी जो है डिजी लॉकर की इस पूरी की पूरी व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो यहां से जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये सर्ट इन के ऊपर सवाल आ सकता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है कि अगर इसको एक्सटेंशन या एक्सपेंशन दिया गया है तो क्यों दिया गया है। एंड इसके बाद में डिजी लॉकर जो है उसका डिजी लॉकर जो है उसका एक्सेस अभी की तारीख में किस किस को मिला हुआ है, और एमएसएमईज को इसका अगर एक्सेस मिलता है तो उसकी मदद से उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या तरीके से ये पॉजिटिव इंपैक्ट जो है डाल सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर और एमएसएमई की ग्रोथ के ऊपर। ये सारे कुछ यहाँ से जो है क्वेश्चंस वगैरह बनकर तैयार होते हैं, तो ये अपने को तैयार करना है, ढंग से प्रिपेयर करना है। तो इसी के साथ में ये न्यूज भी जो है खत्म होती है। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलें तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। ये न्यूज कंपैरेटिवली बाकी सारी करंट अफेयर की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके थोड़े चांसेस हाई हैं कि प्रीलिम्स में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हमको ढंग से प्रिपेयर करना है एंड बाद में रिवीजन करते वक्त में भी इसको हमको अच्छे से एम्फेसिस कर कर अच्छे से याद कर कर जाना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब हम इफेक्टिवली दे सकें। एंड हाई चांसेस हैं कि प्रीलिम्स में इसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं इसे। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम विथ एन आउटले ऑफ रुपीज 13,000 करोड़। मतलब ये कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है हमारी, उसने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है जिसका नाम रहेगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना या फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। और ये स्कीम जिस भी तरीके से आगे बढ़ेगी, जो भी इसमें करना है, उसके लिए उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का फंड या फिर बजट जो है डिसाइड कर दिया। टारगेट ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल एंड आर्टिसंस, ड्यूरेशन फ्रॉम 2023-24 टू 2027-28। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, इसके तहत किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? जो आपके ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल और आर्टिसंस हैं उनको। ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल और आर्टिसंस में कौन कौन आ जाते हैं? सुनार हो गए, लुहार हो गए, या फिर आपका बुनाई कढ़ाई का काम करने वाले हो गए, किसी और तरीके की काश्तकारी करने वाले लोग हो गए, मिट्टी का सामान या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हो गए, किसी और मेटल पे काम करने वाले। इस तरीके के लोग जो ट्रेडिशनली इस काम को पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और एक सर्टेन तरीके का उन्होंने स्पेशलाइजेशन उसमें हासिल कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ बड़ा फेमस है तालों के लिए। अब ताले तो हर जगह बनते हैं, तो अलीगढ़ के तालों में ऐसी क्या खास बात है? अलीगढ़ के ताले थोड़ा, क्योंकि वहां पर जो लोग इन तालों को बनाते हैं वो पीढ़ियों से, जनरेशन से यही काम कर रहे हैं, तो करते 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 लोहे का जो काम होता है उस ताला बनाने में, उसमें उन्होंने एक अलग तरीके का महारत हासिल कर लिया है। तो उसके चलते वो कैरेक्टरिस्टिक जो है अपने आप में उसकी एक अलग निकल कर आती है, इसलिए अलीगढ़ के ताले जो है फेमस हो गए। इसी तरह से बनारस की साड़ियों की बात की जाए तो साड़ियां तो हर जगह बनाई जा सकती है, हिंदुस्तान भर में साड़ियां बनती हैं, बनारस की साड़ी में क्या खास बात है? वजह यह है कि वहां पर जो काम होता है बनारसी साड़ी के ऊपर, अब वो जनरेशन से जो है वो उस काम में लोग लगे हुए हैं, तो एक खास तरीके का स्पेशलाइजेशन डेवलप हो गया है, एक खास तरीके की स्टाइल डेवलप हो गई है, जिसके चलते वो अपने आप में यूनिक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। तो इस तरीके का जो भी क्राफ्ट काम करने वाले लोग हैं, जो इस तरीके का काम करने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं
ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल, यानी कि जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां परिवार में जनरेशन बाय जनरेशन जो एक तरीके के काम में लगी हुई हैं, और पिता से बेटे में, बेटे से फिर उसके बेटे में, ये जो आपका शिल्प है या फिर ये जो आपका कौशल है, ये जो एक स्किल है, इसको लगातार ट्रांसमिट किया जा रहा है। इस तरीके के जितने भी आपके क्राफ्ट पीपल हैं और जितने भी आर्टिसंस हैं जो ट्रेडिशनली इस काम में लगे हुए हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत में टारगेट किया जा रहा है। और 2023-24 का जो अपना ये साल है, इससे 2027-28 तक में इस स्कीम को चलाया जाएगा। और अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्कीम अच्छी चलती है, इसके अच्छे अगर नतीजे निकल कर आते हैं, तो बाद में शायद और एक्सटेंड किया जाएगा। मगर फिलहाल 23 से 28 तक के बीच में ये स्कीम अपने को देखने के लिए मिलेगी। अब टारगेट ये लोग हैं, मगर इसमें आप इन लोगों को टारगेट कर कर अचीव क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। Objective: to strengthen and nurture the Guru Shishya Parampara, that is teacher student tradition or family based practice of traditional skills by artisans and craft people working with their hands and tools। मतलब ये कि वो सारे काश्तकार, वो सारे आर्टिसंस, वो सारे लोग जो क्राफ्ट वगैरह का या किसी तरीके के कौशल के ऊपर काम करते हैं, जिसमें अपने हाथों से काम किया जाता है और टूल्स की मदद से काम किया जाता है, इस तरीके के काम करने वाले वो सारे आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल जो ट्रेडिशनल स्किल्स में लगे हुए हैं, जिन और जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत में अपनी स्किल जो है ट्रांसमिट करते आ रहे हैं। मतलब एक खास तरीके का काम करने वाला कोई आपका काश्तकार है, या फिर लेट से लोहे का काम करने वाला, लोहे का कोई स्पेसिफिक काम करने वाला कोई लोहार है। अब वो खास तरीके से लोहे पे काम करता है, अपने हाथों की मदद से वो जो भी अपना कौशल वाला काम है वो कर रहा है, और हाथों की मदद से वो टूल चला चला के अपना काम करता है। अब कोई अगर उससे सीखने आ रहा है तो वो उसको सिखा भी देता है, और या फिर अगर वो अपनी अपनी जो फैमिली है उसी में अगर वो इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहा है, तो ये सारी की सारी ये जो प्रोसेस है कि आप अपने परिवार में जो है इस पर्टिकुलर नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हो, या फिर अगर कोई सीखने आ रहा है तो आप उसको सिखा रहे हो, इसको बोला जाता है गुरु शिष्य परंपरा। या फिर ये इसको या तो गुरु शिष्य परंपरा कह लीजिए, या फिर आप इसको कह लीजिए फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस या फिर फैमिली बेस्ड ट्रेडिशंस। अब कई पीढ़ियों से जो इस तरीके का काम करने वाले लोग हैं, जो खास तरीके का कौशल या खास तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं उसके ऊपर, और अगर कोई टूल वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको बाय हैंड अगर चलाते हैं। इस तरीके के जितने भी आर्टिसंस वगैरह हैं, ये जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत में ये जो स्पेसिफिक नॉलेज या फिर ये जो स्पेसिफिक स्किल ये लोग लगातार एक से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसको प्रिजर्व करना और इसको स्ट्रेंथन करना और इसको और ज्यादा बढ़ाना, इसको और ज्यादा नर्चर करना, इस पूरे के पूरे पीएम विश्वकर्मा स्कीम का टारगेट है। बात को समझिएगा, क्या किया जा रहा है। अभी की कहानी यह है कि भाई कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक है, उसने लोहे का काम शुरू किया या उसने लेट से लकड़ी का काम शुरू किया, और कुछ खास तरीके का प्रोडक्ट वो अपने हाथों की मदद से बनाता है, जो भी टूल्स हैं वो हाथ से चलाता है, मशीन का इस्तेमाल नहीं करता। उसने ये जो स्किल है आज से 500 साल पहले शुरू करी थी, उसने फिर ये स्किल अपने बच्चे को सिखाई, उसके बेटे ने फिर अपने बेटे को सिखाई, उसके बेटे ने फिर अपने बेटे को सिखाई, करते 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 500 सालों से होते होते उसकी आज की पीढ़ी भी इसी काम में लगी हुई है। अब जाहिर सी बात है, यहां से जब ये काम शुरू हुआ था और ये धीरे 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 जनरेशन बाय जनरेशन अगर ये ट्रांसमिट हुआ है, तो इसमें एक गजब का स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक काम आप एक बार करते हो और एक काम आप 1000 बार करते हो, तो जो 1000 बार आपने काम किया उसमें अपने आप आपकी प्रैक्टिस के चलते एक खास तरीके का की एफिशिएंसी, एक खास तरीके का स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो वही काम जो है यहां पर हुआ है कि आपने लकड़ी का, लोहे का, किसी भी तरीके का काम शुरू किया, अब 500-600 सालों से या फिर 200 सालों से, 250 सालों से, 5 पीढ़ियों से, 8 पीढ़ियों से अगर वो काम आपके परिवार में होता आ रहा है, तो एक तरीके की गुरु शिष्य परंपरा बन गई है, या फिर एक तरीके का फैमिली बेस्ड ट्रेडिशन बन गया है, जिसमें वो ज्ञान या फिर वो नॉलेज या फिर वो स्किल आपको बचपन से सिखाई जाती है और लगातार ट्रांसमिट की जा रही है। वक्त के साथ में उसमें और ज्यादा प्रोफेशन, और ज्यादा आप कह सकते हैं कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट आता चला जा रहा है। अब इस तरीके की जो ये स्किल्स हैं जो लगातार जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट हो रही है, या फिर इसी की जगह ये आदमी ने अपने परिवार में तो ये स्किल सिखाई, मगर कोई दूसरा इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर इसे सीखने आया तो उसको भी मना नहीं किया। अब उस इंडिविजुअल ने किसी और को सिखा दिया, जो उसका फैमिली में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इस तरीके से भी अगर ये स्किल आगे बढ़ रही है, तो ये आपका गुरु शिष्य परंपरा की कैटेगरी हो गई और ये आपका फैमिली ट्रेडिशन हो गया। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत में हम करना ये चाहते हैं कि अब ये जो फैमिली ट्रेडिशन है इसको एक तो स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, आज की तारीख में किसान का बेटा किसानी करे जरूरी नहीं है, इतने ऑप्शंस खुल गए कि वो किसी दूसरे उसमें भी जा सकता है, या फिर आपका अगर कोई स्पेसिफिक तरीके का आप अगर एक कौशल रखते हो, जरूरी नहीं है कि आपके आने वाली जनरेशन भी उसमें अब जाना चाहे, वो अपने लिए आय की और आमदनी के दूसरे स्रोत जहां पे ज्यादा पैसा कमाई हो सकती है उन पे फोकस करेगी, तो वो आपकी स्किल शायद सीखे नहीं, सीखें तो प्रैक्टिस ना करें। ऐसे ही जो स्किल्स हैं, जो स्पेशलाइजेशन हैं, जो कई सौ
सालों में या कई जनरेशन में जनरेट हुए हैं, ये खो सकते हैं। तो इनको प्रिजर्व करना, इनको स्ट्रेंथन करना जरूरी है, इनको नर्चर करना जरूरी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं हाथों की मदद से, या फिर हाथों, या जो टूल्स हैं जिनकी मदद से, जो हाथों से चलाए जाते हैं, इनको इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा बिके, ताकि इससे ज्यादा कमाई हो, आपका जो आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो लोग बाग जो इनको छोड़ देना चाहते हैं, या फिर आने वाली जनरेशन जो इनको और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, वो इसमें लगी रहें। अगर वो दूसरा काम भी करती है तो भी कम से कम इसको खत्म ना करें ऑल टुगेदर, इसको अपनी फैमिली ट्रेडिशंस में एटलीस्ट आगे बढ़ाते रहें, साइड बिजनेस के तौर पर ही चलने दें। ये सारी चीजें हों और ये अच्छे से जो है प्रिजर्व रह सके, इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, और ज्यादा लोगों को सिखाया जा सके, ये सारी चीजें करने के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में पीएम विश्वकर्मा स्कीम लाई गई है। इट ऑल्सो एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स and services of artisans and craft people and ensure that Vishwakarmas are integrated with the domestic and global value chain। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, अलीगढ़ के ताले की बात कर लेते हैं, या फिर बनारसी साड़ी की बात कर लीजिए, या लकड़ी का कोई काम करने वाला कोई काश्तकार है उसकी बात, लकड़ी का काम करने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो उसकी बात कर लेते हैं। अब वो जो काम करता है वो उसके शहर में फेमस है और उसके आसपास के 2-4 जिलों में फेमस है, लोग आते हैं उसका सामान लेकर चले जाते हैं। अब मगर उसकी जो भी बिक्री है वो लिमिटेड है, क्योंकि उसकी जो आपका ज्योग्राफिकल रीच है वो उतनी है। अब उसे पता है कि मेरे दिन के इतना प्रोडक्ट बिकने हैं और महीने के मेरे इतने प्रोडक्ट बिकने हैं और मेरी इतनी कम आमदनी होनी है। त्योहार के वक्त पे थोड़ी सी बढ़ जानी है, थोड़ी सी कम हो जा, या फिर जब आपका डल पीरियड आता है तो थोड़ी सी कम हो जानी है। तो उसको अपना पता है कि कितना काम चल रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्ट्स पे इतनी हाथ पैर मारेगा भी नहीं, जितना उसको काम करना है उतना ही काम करेगा। हो सकता है ज्यादा क्वालिटी पे भी ध्यान ना दे। ऐसे चलते चलते होगा ये कि अगर वो डिसअपॉइंटेड है या फिर वो डीमोटिवेटेड है तो वो ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं मारेगा। एक तो ये इसकी स्किल खराब हो रही है, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, प्लस उसकी ज्योग्राफिकल रीच जो है वो बड़ी लिमिटेड है। अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत में करवाना हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी एक तो इंप्रूव हो, और अगर इंप्रूव नहीं भी हो रही तो कम से कम स्टेबल बनी रहे, अच्छी स्थिति में वो प्रोडक्ट जो है बना रहे। एक तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो या फिर स्टेबलाइज हो। दूसरा, उसके जो प्रोडक्ट्स की रीच है उसको बढ़ाया जाए। जैसे कि अब अगर एक आदमी है, उसका प्रोडक्ट अगर 2 जिलों में, एक 2 जिलों में या 3 जिलों में बिकता है, इसकी जगह अगर ये 20 से 30 जिलों में बिकने लगे तो जाहिर सी बात है उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ जाएगी तो वो प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस पर ज्यादा एफर्ट मारेगा, और उस ऑब्वियस सी बात है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई उसके प्रोडक्ट में कोई कोई खराबी ना आए, कोई शिकायत ना आए, वो अपने आप से भी जो है कोशिश करेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है ज्यादा अच्छी क्वालिटी का रहे। तो यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी जो रीच है उसको बढ़ाया जाए, जितने इलाके में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब यहां पर फिर आपका जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो अपने काम आ जाती है। अगर इस आदमी के प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करवाए जाएं, इसके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बिकवाया जाए और इसको प्रमोट किया जाए सही तरीकों से, तो हो सकता है कि हमारे जो छोटे छोटे कस्बों के जो लोग हैं उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बिके और जमकर पैसा भी कमाया जाए उनकी मदद से, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो, उनका जो कौशल है उसका भी जो है सही मात्रा में उसका प्रमोशन और प्रोपेगेशन हो सके, और सेटिस्फैक्शन भी आए, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे, ये सारी चीजें करवाई जाए। तो इसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो, उनका जो रीच है वो बढ़वाया जाए, जो भी सर्विसेज वगैरह जो है वो इंप्रूव करवाई जाए। एंड इन सब लोगों का जो ये जितने भी विश्वकर्माज हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, जो भी कौशल वगैरह के काम में लगे हुए हैं, इन सबको डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ में जोड़ा जाए। अमेजॉन हो गया और बाकी आपके जो माध्यम होते हैं, सरकार के जो आपके तरीके हैं, सरकार के जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह की मदद से इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बिकवाया जाए। 18 ट्रेडिशन, अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये होगा और धीरे 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 अगर इसका एक्सपेंशन होता है तो उसका बहुत फायदा है। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, काला नमक राइस। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने नाम सुना होगा, काला नमक राइस या काला नमक चावल, जो आप बोलना चाहो। ये काला नमक राइस या काला नमक चावल जो है ये उत्तर प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक इलाकों में उगता है, ठीक है। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब भगवान बुद्ध ने अपना ध्यान तोड़ा था, तो भगवान बुद्ध का जब वो ज्ञान उन्होंने जब अपना ज्ञान खत्म, अपना जो ध्यान खत्म किया, उनका ध्यान तोड़ने के बाद में, ध्यान खत्म करने के बाद में उन्होंने जब अपना व्रत तोड़ा था, जो उपवास तोड़ा था, तो इस चावल की बनी हुई खीर से तोड़ा था। ऐसा एक लोक श्रुति है, फिर एक लोक आपकी कह सकते हैं, इस तरीके की एक कहानी प्रचलित है कि भगवान बुद्ध ने जब अपना ध्यान खत्म किया था और उसके बाद जब उन्होंने पहली बार उपवास तोड़ा था, उस ध्यान के बाद में पहली बार कुछ खाया था, तो वो काला नमक चावल से बनी हुई खीर थी।
अब ये बहुत फेमस है, काला नमक चावल मगर ज्यादा मात्रा में उगता नहीं था, इसको ज्यादा लोग खरीदते भी नहीं थे। अब यूपी गवर्नमेंट ने किया ये कि अपनी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है उसके तहत पे उन्होंने काला नमक चावल का नाम चेंज करके इसकी रीब्रांडिंग कर दी बुद्धाज राइस, भगवान बुद्ध के चावल या बुद्धाज राइस के नाम से इसकी रीब्रांडिंग कर दी। अब रीब्रांडिंग के बाद में इसका प्रमोशन किया कि भैया यही वो चावल हैं जिससे भगवान बुद्ध ने खीर खाई थी, जिससे बनी हुई खीर जो है भगवान बुद्ध ने खाई थी अपना ध्यान खत्म करने के बाद में ना। आपका जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जो बौद्ध देश है वहां पे खूब इसका प्रचार किया। धीरे धीरे इस राइस की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि अब काला नमक राइस जो बहुत कम इलाके में उगाया जाता था, लोग ऐਵੇਂ ही छोड़ देते रहे, ज्यादा फोकस भी नहीं करते थे, अब इसकी बंपर पैदावार हो रही है और इसकी रीपैकेजिंग कर इसकी पैकेजिंग करके बुद्धाज राइस के नाम से जब इसको बेचा जाता है तो उससे जमकर पैसा कमाया जा रहा है। और ये जो चावल आपका यूपी के 4-6 जिलों में बिकता था, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा, काला नमक राइस क्या क्या भला है या क्या चीज है। तो जिसको हिंदुस्तान में ही लोग नहीं जानते हैं, पता चला कि अब वो साउथ ईस्ट एशिया में जाके बिक रहा है और 10 जगहों पर जो है उसकी मदद से लोग जो है जमकर पैसा ऐसा कमा रहे हैं और इतना ज्यादा बिक रहा है इसकी मदद से आपका जो हिंदुस्तानी फार्मर है वो जमकर पैसा कमा रहा है और हिंदुस्तान का भी नाम हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट भी बाहर जा रहा है। 10 तरीके की चीजें ये इसलिए हो सका क्योंकि ये जो काला नमक राइस था इसकी रीब्रांडिंग कर हमने इसको ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ में जोड़ दिया। आप सोच के देखिए यही काम अगर अलीगढ़ के तालों के साथ में हो जाए, यही काम दूसरी चीजों के साथ में हो जाए, जो आपका इस तरीके की फैमिलीज हैं जो स्पेसिफिक एक कौशल में लगी हुई है और उनका प्रोडक्ट जबरदस्त है मगर उनके पास में कोई चैनल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है जिससे कि वो बाहर बेच सकें, उसकी ब्रांडिंग कर सकें, उसका एडवर्टीजमेंट कर सकें। अब सरकार इस सब पे पैसा लगाएगी और अगर ये चल गया, कुछ भी प्रोडक्ट्स अगर आपके चल गए तो इससे बहुत ज्यादा भला जो है इन लोगों का भी होगा, देश का भी होगा, इकोनॉमी का भी होगा और हमारा जो नाम है हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह की भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। चाइना जो है पूरी दुनिया में बदनाम है कि सस्ता प्रोडक्ट देते हैं मगर कोई गारंटी नहीं है इनका प्रोडक्ट चले या ना चले। अब उसी की जगह अगर हम अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं कि यार हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स बड़े गजब के होते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनका जो टेक्सचर है वो बड़ा अच्छा है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब अगर अपनी एक इमेज हमने इस तरीके की बना ली तो बहुत फायदा जो है आने वाले वक्त में हमको इस चीज का होगा। तो ये जो ब्रांड इमेज इंडिया की बननी है उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान हमको देखने के लिए मिल सकता है। आज की तारीख में अब ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, ये जो सारे काम आप करना चाहते हो कि क्वालिटी इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी है, सर्विसेज इंप्रूव करनी है, इनको ग्लोबल और आपका डोमेस्टिक या नेशनल और ग्लोबल आपकी जो वैल्यू सप्लाई ग्लोबल चेन्स हैं उनके साथ में जोड़ना है, ये सारे काम करने के लिए अभी हाल फिलहाल 18 जो इस तरीके के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उस पर फोकस किया गया। कारपेंटर हो गए, लकड़ी का काम करने वाले हो गए, बोट मेकर जो मल्ला है, मल्ला और जो बाकी बोट मेकर्स हैं वो हो गए, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहे का काम करने वाले लोग हो गए। ये अभी इस तरीके के कुल मिला के 18 ट्रेडिशंस जो हैं इस स्कीम के अंडर में कवर किए गए हैं और ये स्कीम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें और भी अलग अलग तरीके के जो ट्रेडिशंस या क्राफ्ट्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन विल गेट पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। अब ये जो स्कीम के लाभार्थी हैं जितने भी आपके ये 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, जो कारपेंटर, बोट मेकर और ब्लैक स्मिथ और बाकी सोने का काम, चांदी का काम करने वाले, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, जो भी जितने भी लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे, जो भी इसके लाभार्थी बनेंगे, उनके लिए यह किया जाएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट के नाम से एक सर्टिफिकेट इनको दिया जाएगा और इनको एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अपनी क्वालिटी एंड सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए इनको लोन दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा या फिर पहली किस्त मिलेगी आपको आपके लोन की 1 लाख की और उसके बाद में आपको 2 लाख रुपए की सेकंड किस्त मिलेगी। ये सारी की सारी जो लोन, ये सारा का सारा लोन या जो किस्तें आपको दी जा रही हैं वो 5% के ब्याज पर दिया जाएगा। अब अगर आप नॉर्मली लोन लेने जाते हो तो फिर 5% पे तो लोन आपको नहीं मिलता, आपसे ज्यादा ब्याज मांगा जाता, 11%, 12%, 15%, जो भी आपसे ब्याज लिया जाता, बट 5% के रेट पर तो आपको लोन नहीं मिलता। मगर यहां पर सरकार, क्योंकि आपको पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत में आपको लाभार्थी बनाया गया है, तो आपको 5% के बेसिस पर 1 लाख रुपए की पहली किस्त और वो चुका देने के बाद में 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त आपको दी जा रही है, ताकि आप बिजनेस अपना अच्छे से एक्सपैंड कर सको और सही तरीके से जो है अपने आप को अपना जो प्रोडक्ट्स वगैरह को बना सको, ताकि फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ में आपको जोड़ा जा सके। अब यहां पर बकायदा आपका जो प्रोडक्ट है और ज्यादा इंप्रूव हो और ज्यादा अच्छा हो, इसके लिए आपकी स्किलिंग भी की जाएगी, आपको स्किल्स भी जो है दी जाएंगी, स्किल ट्रेनिंग भी आपकी करवाई जाएगी। एक तो आपकी बेसिक स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी, इसके अलावा एक एडवांस स्किल ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ जब आपकी ये ट्रेनिंग हो रही होगी तब आपको 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा एंड
ये सारी चीजें वगैरह करने से आपका जो कौशल है, आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है, आपका जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, उसकी रेंज को, उसकी क्वालिटी को, उसकी वैल्यू को, हर चीज को इंक्रीज करवाया जाएगा, हर एक चीज को जो है इंप्रूव करवाया जाएगा। आज की तारीख में ऐसा अनुमान है कि ये स्कीम जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगी तो कुल मिला के कुछ नहीं तो 30 लाख के करीब इस तरीके के परिवार हैं जो इसमें कवर होंगे आने वाले 5 सालों में, और उनको जो है इससे फायदा मिलने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 30 लाख के करीब जो परिवार हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। इतने बड़े लेवल, अब 30 लाख परिवार में अगर एक एक परिवार में 5-5 लाख लोग, 5-5 लोग भी हैं, तो आप लगा लीजिए कितने सारे लोगों को इसका फायदा होने वाला है। तो बड़े लेवल पर जो है ये स्कीम एक इंपैक्ट डालेगी, एक गेम चेंजर के साबित होगी, वो अपने को यहां से समझ में आ रहा है। तो दैट्स ऑल इन विश्वकर्मा स्कीम। अब विश्वकर्मा स्कीम हमने पूरी पढ़ ली है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। जहां तक इसके ऊपर सवाल आएगा वो प्री में ही आएगा, मेंस में अगर आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि भाई सरकार जो है ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल्स को बढ़ाने के लिए, उनको और इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर रही है। उसमें अपन बता सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी एक चीज, और इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। बट जहां तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो बहुत हाई चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में ही आएगा। तो मेंस में सवाल कैसा बनेगा इसके ऊपर कि ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो किन लोगों को टारगेट कर रही है, कौन कौन से जो लोग हैं वो उसके टारगेट पे हैं। तो अपने को याद रखना है ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल एंड आर्टिसंस। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखना पड़ेगा कि गुरु शिष्य परंपरा जो है उसको स्ट्रेंथन और नर्चर करना है, या फिर फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस जो है किसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट की उसको नर्चर करना है। इसके बाद इस पे बनेगा कि भाई आप इसके तहत में जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम का लाभार्थी है उसके लिए क्या करने वाले हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हम करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से आपके जो है ट्रेडिशनल, जो आपके कौन कौन से ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को आपने इसमें इंक्लूड किया है। तो ज्यादा तो याद रखने की जरूरत नहीं, मगर जो बेसिक न्यूज़पेपर में नाम चल रहे हैं, कारपेंटर, बोट मेकर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ये कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेंगे, कॉबलर हो गए, इस तरीके से। इसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि ये कितनी फैमिलीज को इंपैक्ट करने वाला है। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं कि विश्वकर्मा स्कीम से 3 लाख फैमिलीज को इंपैक्ट होगा, या फिर विश्वकर्मा स्कीम से 3 करोड़ फैमिलीज को इंपैक्ट होगा, या फिर विश्वकर्मा स्कीम से 30 करोड़ लोगों को इंपैक्ट होगा। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बनाकर दिया जाएगा। अपने को याद रखना है कि 30 लाख परिवारों की बात की जा रही है, लोगों की बात नहीं की जा रही है। तो 30 लाख फैमिलीज जो हैं उनके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ना है, और 5 सालों के अंदर अंदर उनको कवर किया जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये कब से कब तक के लिए लागू है। तो अपने को ये भी याद रखना है 23-24 से लेकर 27-28 के बीच में इसको लागू किया गया है। इसके साल अगर आप चेंज किए जाते हैं तो उस पर भी अपने को ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में अगर इसके साल वगैरह चेंज करके पूछे जाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। 23-24 से 27-28 के बीच में इसको लागू किया गया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इंपॉर्टेंट स्कीम है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर सवाल प्रीलिम्स में आने की अच्छी खासी हाई संभावना है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। India, in collaboration with World Health Organization (WHO), will launch global initiative on digital health as part of ongoing G20 summit in Gandhinagar, the first such global initiative। मतलब ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर भारत क्या करने वाला है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव यानी कि एक वैश्विक स्तर पर एक इनिशिएटिव चालू करेगा डिजिटल हेल्थ के ऊपर। अभी जो G20 समिट हमारी चल रही है इसके एक पार्ट के तौर पर, मतलब हम लोग वर्ल्ड लेवल पर डिजिटल हेल्थ या फिर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसको बेटर आपका हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेडिकेशन या फैसिलिटीज हैं या रिसर्च है इसमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सब बात को लेकर एक अपना ग्लोबल लेवल पर हम लोग अपनी G20 की प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करते हुए जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये इनिशिएटिव भी हम लोग लेंगे। और ये अपने आप में अपनी किस्म का जो है पहला ग्लोबल इनिशिएटिव है। इस तरीके का डिजिटल हेल्थ के ऊपर ग्लोबल इनिशिएटिव हमसे पहले किसी ने नहीं लिया। अब इस डिजिटल हेल्थ के ऊपर जो ग्लोबल इनिशिएटिव है इसमें हम लोग बेसिकली करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो डाटा कन्वर्जेंस, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड वेरियस अलग अलग तरीके की रिसर्चेज हो रही हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पे। कोविड की बात कर लें तो उस पर 10 तरीके की रिसर्चेज हुई थी ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा जो है वैक्सीन बना सकें। अलग अलग तरीके के अप्रोचेस का इस्तेमाल कर कर अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाई गई कोविड को से लड़ने के लिए। एंड
अब कोविड का जो पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई थी उसके वायरस की, उसको समझने के लिए और बाकी सारी चीजें। तो इस तरीके से किसी अगर एक बीमारी के ऊपर, किसी दवाई के ऊपर, इलाज करने के तरीके के ऊपर अगर अलग अलग जगहों पर रिसर्च हो रही है, तो वो सारा का सारा डाटा एक साथ लेकर आया जाए, वो सारा का सारा डाटा एक साथ कन्वर्ज हो, ताकि अलग अलग लोग अपने जो रिसर्च कर रहे हैं उसे आपस में कंपेयर कर सकें, उस पर बात कर सकें, और ज्यादा इफेक्टिव किस्म के सोल्यूशंस फिर जल्दी हमारे पास में निकल कर आए, जल्दी ज्यादा इफेक्टिव तरीके की व्यवस्था हम लोग बना सकें। एक तो उसके लिए। दूसरा, इंटरफेस ऑफ हेल्थ प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग देशों के या फिर अलग अलग आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज के अपने खुद के हेल्थ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे इंडिया की हम बात कर लें तो हमारा कोविन का प्लेटफॉर्म अलग है, यूरोपियन यूनियन का अपना एक अलग हेल्थ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आसियान देशों की अपनी अलग कहानी चल रही है, अमेरिका कनाडा का अलग जो है खेल चल रहा है, अफ्रीका में जो कुछ देश हैं वो अपना अलग बना के बैठे हैं, साउथ अमेरिका में अलग है। तो इस तरीके के जो अलग अलग डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी साथ में लाया जाए, एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाए जिससे ये डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स जो है एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट हो सके, और इसमें भी जो डाटा है उसकी शेयरिंग हम कर कर अपना रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, किसी स्टडी से रिलेटेड नए रिजल्ट्स आ गए, कोई नई वैक्सीन हो गई, कोई नई मेडिसिन हो गई, कोई नया इलाज का तरीका, कोई नई टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से आपस में इंटरैक्ट कर सकें, ज्यादा बेहतर तरीके से जल्दी समझ सकें, डाटा को जल्दी एक्सेस कर सकें, उसके लिए ये चीज लाई जा रही है। उसके अलावा इन्वेस्ट इन डिजिटल हेल्थ स्पेस अराउंड द ग्लोब। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज के ऊपर अब इन्वेस्टमेंट भी लोग करें, ज्यादा पैसा लगाएं, ज्यादा रिसर्च, ज्यादा इसके ऊपर जो है खर्चा हो, ताकि एक बेटर तरीके के इंटरफेसेस निकल कर आए, जिससे ज्यादा कम से कम हेल्थ के मैटर्स में ज्यादा बेटर तरीके से इंटीग्रेशन हो सके, और इंटर ऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाया जा सके। अब सवाल उठता है कि डिजिटल हेल्थ पर इतनी सारी चीजें कर कर आप क्या तीर मार लेना चाहते हो? ये कर भी लोगे तो उससे अचीव क्या हो जाएगा? इसका देखिए ऑब्जेक्टिव ये है, कोविड ने दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम्स की कलाई खोल के रख दी। जब कोविड आया था और इटली जैसा एक विकसित देश जहां पे हजारों की संख्या में मौतें होने लगी, एक वक्त ऐसा आ गया उनके सामने, अब ये चॉइस नहीं बची थी कि हम ये जो जवान आदमी है जैसे कोविड हुआ है इसको हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करें, या जो बूढ़ा आदमी है जो एक ठीक ठाक जिंदगी जी चुका है इसको भर्ती करें। हजारों के हिसाब से मौतें हो रही थी और हजारों के हिसाब से जो है लोग बीमार पड़ रहे थे। पूरा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया इटली जैसे देश का, जहां पे पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा नहीं है। हिंदुस्तान में 5 लाख के करीब मौतें हुई हैं कोविड की दोनों वेव्स में कुल मिला के। यूनाइटेड स्टेट्स में 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए, कहीं कितने मर गए, कहीं कितने मर गए। तो एक जो इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी आई थी, जो इतना बड़ा पेंडेमिक आया था, इसने दुनिया भर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कलाई खोल के रख दी, और एक बात क्लियर कर दी कि हम लोग जितना हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, कोई भी देश अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उतना खर्च नहीं कर रहा। यूनाइटेड स्टेट्स जैसा माइटी देश हो या फिर कोई छोटा देश हो, सबकी कलाई खुल गई, सब घुटनों पर आ गए थे। तो ये जो समिट है, इट इज वर्किंग ऑन bringing in the crucial interim medical curriculum countermeasures. MCM is a network of networks approach before the next health emergency hit the world. मतलब ये कि जो अलग अलग देशों ने अपने अपने काउंटर मेजर्स ले रखे हैं, मेडिकल आपका जो अलग अलग अपने नेटवर्क्स बना रखे हैं मेडिकल से रिलेटेड, या फिर अलग आपके जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं उन्होंने अपने जो इस तरीके के नेटवर्क्स बना रखे हैं, इन सारे के सारे नेटवर्क्स को एक साथ लाया जाए, और इस क्रूशियल इंटरिम मेडिकल एक क्रूशियल इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर बना के तैयार किया जाए। क्रूशियल इंटरिम मेडिकल क्रूशियल काउंटर मेजर करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इस पे करेंगे ये कि जो दुनिया के अलग अलग देशों के अपने अपने मेडिकल प्लेटफॉर्म्स बने हैं उन सबको साथ में लाके इकट्ठा कर लेंगे। और ये सारा काम हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि अगर जो भी अगली हेल्थ इमरजेंसी कोविड जैसी आती है, अगर कल को फिर कोई ऐसा वायरस, फिर ऐसी कोई चीज खड़ी हो जाती है जिससे पूरी दुनिया जो है उसमें इश्यूज क्रिएट होते हैं जैसे कोविड में हुए थे, तो इस तरीके की चीजों को ज्यादा इफेक्टिवली डील किया जा सके। एक देश का जो आपका मेडिकल इंटरफेस है अगर वो दूसरे के साथ में ज्यादा इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड है, ज्यादा इफेक्टिवली अगर वो कम्युनिकेट कर सकता है, तो इससे आपका जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो जाएगा। जो भी अगला वायरस या अगली आपकी पेंडेमिक हिट करने वाली है उसके लिए जो रिसर्च हो रही है या जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, किस तरीके से वो वायरस म्यूटेट कर रहा है, क्या दवाइयां बनाई जा सकती हैं, क्या अप्रोच इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या मेथड यूज हो सकता है, कौन सी वैक्सीन या फिर कौन सा केमिकल ज्यादा इफेक्टिवली इस वायरस को खत्म कर रहा है, इन सारी बातों को आप ज्यादा जल्दी आप डिस्कस कर सकते हो और जल्दी जो है फिर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो एमसीएम के नाम से जो ये क्रूशियल इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर जो बनाया जा रहा है, ये
एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, इसको शॉर्ट में हम लोग एमसीएम बोल सकते हैं। और इस अप्रोच की मदद से ज्यादा बेटर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अलग अलग दुनिया के हेल्थ प्लेटफॉर्म्स के बीच में बनाया जा रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव यह है कि जो अगली हेल्थ इमरजेंसी हिट करेगी इस दुनिया को, कभी भी कर सकती है, उसके पहले पहले ये सारी व्यवस्था हो जाए, ताकि हम ज्यादा बेहतर स्थिति में हो, ज्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड हो। अब ये जो ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा, ये दो चार बातों को ट्रैक करेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग होगी कि कौन कितना अपने जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा है, और बाकी इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म बनाने में कितना क्या खर्चा कौन कौन कर रहा है, अलग अलग रिसर्चेस पे कौन कितना पैसा डाल रहा है, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप किसी भी ट्रैकर से पूछ सकते हैं, आप एंड आस्क ट्रैकर टू अंडरस्टैंड हु नीड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एक तो इन्वेस्टमेंट ट्रैकर डाला जाएगा इसमें, दूसरा इसमें एक आस्क ट्रैकर डाला जाएगा। आस्क ट्रैकर जो है वो अलग अलग जो इसमें लोग जुड़ेंगे आके, उनसे ये पूछेगा कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए और किस तरीके की सर्विसेज चाहिए। कई बार अगर गरीब देशों की बात करें, उनको भी अच्छा इलाज चाहिए, बट उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। तो जो नॉर्मल मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, जैसे कैंसर की बात कर लें, अब वो कैंसर की वो दवाइयां जो यूरोप में इस्तेमाल होती हैं, वो गरीब देश उनको इस्तेमाल ना करके जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, जो उनकी स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो भी यहाँ पे जो है बराबर हो गई। तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, किस तरीके के आपको प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके की आपको सर्विसेज चाहिए, ये सब पूछने के लिए एक आस्क ट्रैकर उसमें लगाया जाएगा। और तीसरा, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो अभी की तारीख में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके सारे डाटा की, ताकि कोई भी अगर किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है तो उसके बारे में पहले से जो जो चीजें हो चुकी हैं उसको या जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा है उसको ज्यादा इजीली एक्सेस मिल जाए, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो अपनी रिसर्च को कर सके, उसके पास पहले की जो स्टडीज हैं वो ज्यादा आसानी से आ जाए। ये सारी चीजें कर कर हम बेहतर तरीके से जो है आने वाले पेंडेमिक के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और पूरी दुनिया को एक कम से कम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस वुड एड यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्जेंस एंड इंप्रूव हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। अब जब ये एक बार ये डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशंस अगर हमने बना लिए अच्छे से, अगर इनको इंटीग्रेट कर लिया, इससे आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है कन्वर्जेंस हो जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्जेंस हो जाएगा। अलग अलग लोगों के जो जो तरीके हैं वो आपस में जाके कन्वर्ज करेंगे, और सबसे बेहतर, कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे सटीक किस्म के जो है हमारे पास सॉल्यूशंस हेल्थ से रिलेटेड निकल कर आएंगे। हेल्थ केयर की जो पूरी डिलीवरी है उसमें एक इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। यहां पर एक बात और बताने लायक है कि किसी भी तरीके का कोई डाटा जो है यूजर्स का, उसको किसी के साथ में शेयर नहीं किया जाएगा, किसी के साथ में यहाँ पे शेयर नहीं, मतलब किसी का प्राइवेट डाटा जो है उसको यहाँ पे शेयर नहीं किया जाएगा। इंटर ऑपरेबिलिटी पे काम होगा, एनालिसिस और रिसर्च वगैरह का डाटा शेयर होगा, मगर किसी का पर्सनल डाटा यहाँ पे कि आपने जिन लोगों को के ऊपर रिसर्च किया वो कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या एज है, ये सारी बातें जो है शेयर नहीं की जाएंगी। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन ये आपको डाटा है कि आपने स्टडी करी, रिजल्ट ये निकल कर आया, एनालिसिस ये किया, ये सारी बातें शेयर होंगी। किन पर करी, कहाँ थे, क्या उनका हेल्थ, क्या उनकी हेल्थ की स्थिति थी, क्या उनका मेंटल लेवल था, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, कौन से देश के रहने वाले थे, इन सारी चीजों को शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये सारे के सारे काम जो है यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। चलें, तो ये कुछ ये एक पर्टिकुलर जो ये जो पूरा का पूरा न्यूज है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग जो डिजिटल हेल्थ को लेकर ग्लोबल इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर था। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 18 अगस्त 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो दूसरे साथी हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी दूसरे करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहें, क्योंकि समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू। जय हिंद।